अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। स्टडी विद बीआरडी में आप सबको खुशामदीद। एक बार फिर से आपके साथ हाजिर हूँ मैं एमजीडी 101 फाइनेंशियल अकाउंटिंग के सैंपल पेपर के साथ। मिड टर्म का सैंपल पेपर पे बहुत ही अच्छा रिव्यू था, आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के लिए ये फाइनल टर्म की वीडियो भी बनाऊं। लेकिन अगेन मैं यहाँ पे भी वही बात बता दूं आपको कि सिर्फ ये सैंपल पेपर आपकी पेपर की तैयारी के लिए बिल्कुल भी काफ़ी नहीं है। सैंपल पेपर का मतलब होता है कि जो चीज़ें आपने तैयार की हुई हैं, उसमें से पेपर में किस तरह से क्वेश्चन आएगा, ठीक है? तो मैं यहाँ पे आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करवाऊँगी जो आपके सैंपल पेपर के तौर पर विजू ने आपको दिया है, ठीक है? लेकिन तैयारी आपने खुद करनी है। मैंने यहाँ पे जो है वो कंसेप्ट नहीं एक्सप्लेन करने हैं आपके पीछे से सारे। अगर किसी ने तैयारी नहीं की हुई, तो मैंने ग्रैंड वीडियो बनाई हुई है फाइनल टर्म की भी, 2 उसके पार्ट्स हैं। वहाँ से एक-एक कंसेप्ट, एक-एक एग्जांपल सब कुछ करवाया है मैंने उसके अंदर, ठीक है? आप लोगों का पूरा सिलेबस 2 वीडियोज़ के अंदर कवर है। उसको देखें, अपने कॉन्सेप्ट्स बिल्ड करें अच्छे से प्रैक्टिस करके। उसके बाद आखिर में ये वीडियो देखेंगे तो इन 3 वीडियोज़ से और साथ में प्रैक्टिस से 100% आपकी तैयारी हो जाएगी। बिल्कुल भी आप कोई मार्क्स जो है वो नहीं जाने देंगे। ठीक है? तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो देखिएगा। अभी भी ये बिल्कुल स्टार्ट है वीडियो का, और मैं बता रही हूँ कि अगर किसी ने नहीं तैयारी की हुई और वो कह रहा है कि डायरेक्ट मैं ये देख के दे लूँगा, तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। ठीक है? चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिएगा ताकि सबका फ़ायदा हो सके। मॉड्यूल नंबर 8 से हमने स्टार्ट करना है, 7 तक हमारा मिड टर्म का सिलेबस था। मॉड्यूल नंबर 8 है हमारे पास सबसे पहले, और इसके क्वेश्चन हम देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो इसमें दिया गया है वो ये कह रहे हैं कि यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एक्सपेंस टू बी शोन इन द इनकम स्टेटमेंट विदाउट प्रिपेयरिंग एनी अकाउंट बेस्ड ऑन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। वो कह रहे हैं कोई अकाउंट नहीं बनाना, जस्ट हमें इसमें से एक्सपेंस कैलकुलेट करके दे दें, जो भी एक्सपेंस बनता है। ठीक है? अब क्वेश्चन तकरीबन वैसे ही होते हैं जैसे आपके मिड में थे, लेकिन क्या है, क्योंकि कंसेप्ट साथ एडवांस होते जाएंगे, हर चैप्टर में एक नया कंसेप्ट पढ़ाया गया है, तो वो ऐड होते जा रहे हैं। अब यहाँ पे आपने सिंपली कहने को तो क्या है, सिर्फ एक्सपेंस कैलकुलेट करना है, बट बात ये है कि आपको पता होना चाहिए कि इसमें से एक्सपेंस है कौन कौन सा। पहली चीज है रेंट पेड ड्यूरिंग द पीरियड, कि हमने जो भी हमारा टाइम पीरियड है मोस्टली वो 1 ईयर ही होता है, तो उसमें जो रेंट पे किया है वो 1.5 लाख रुपए है हमारे पास। दूसरा है हमारे पास अकर्ड रेंट एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। ये आपके इस चैप्टर का मेन क्रक्स है, जो इसमें आप पढ़ेंगे कि ड्यू क्या होता है, ओपनिंग ड्यू क्या होता है, क्लोजिंग ड्यू क्या होता है, ओपनिंग एडवांस क्या होता है, क्लोजिंग एडवांस क्या होता है, कौन सा ऐड होता है, कौन सा माइनस। ठीक है? वो इसमें मेन चीज है। अब यहाँ पे अकर्ड रेंट है जिसे हम ड्यू कहते हैं, ठीक है? एंड ऑफ द पीरियड का यानी कि क्लोजिंग ड्यू। ठीक है? ये क्लोजिंग ड्यू आपका रेंट है 25,000 रुपए। उसके बाद नीचे है लोन टेकन फ्रॉम बैंक 3,000 रुपए, सेल्स है हमारे 3 लाख रुपए, ग्रॉस लॉस है हमारे पास 1,45,000, बिल्डिंग है हमारे पास 9,50,000 की। अब उन्होंने कहा क्या है, एक्सपेंस कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे आपने एक बात याद रखनी है कि आपका फोकस आपके एक्सपेंस पे होना चाहिए। अगर अब मैं यहाँ पे देखूँ तो रेंट पेड, ज़ाहिर सी बात है वो हमारा एक्सपेंस था, ठीक है? साल के एंड पे जो रेंट रहता है पे करने वाला, ये भी ज़ाहिर सी बात है हमारा एक्सपेंस है। लेकिन लोन टेकन फ्रॉम बैंक ये हमारी लायबिलिटी है, कोई एक्सपेंस से ताल्लुक नहीं है। सेल हमारी इनकम है, ग्रॉस लॉस हमारी ओनर्स इक्विटी है, बिल्डिंग हमारा एसेट है। यानी कि ये आखिरी 4 की 4 चीज़ों का कोई ताल्लुक नहीं था आपके क्वेश्चन के साथ। सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए और आपकी मेंटल एबिलिटीज को जज करने के लिए उन्होंने इन चीज़ों को ऐड किया, तो आपने इन लास्ट वाले चारों को इग्नोर कर देना, ऊपर वाली दोनों हो जाएंगी ऐड, और ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। यानी देखिए डिमांड कितनी सी है कि 2 वैल्यूज़ को आपने सिर्फ प्लस करना था और 5 नंबर थे आपके। बट मैं आपको ये भी बता दूं कि 70% स्टूडेंट गलत करके आएंगे इस क्वेश्चन को, सिर्फ इस वजह से कि कंसेप्ट क्लियर नहीं होते। इसलिए मैं बार-बार कहती हूँ कि एमजीटी 101 प्रैक्टिस और कंसेप्ट पे सारी बेस करती है, कि आप क्वेश्चन को पकड़ते कितनी जल्दी हैं, इस पे मैटर करेगा सब कुछ आपका। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरीके से, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एक्सपेंस टू बी शोन इन द इनकम स्टेटमेंट विदाउट प्रिपेयरिंग एनी अकाउंट बेस्ड ऑन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। अगेन उन्होंने ऐसा ही एक क्वेश्चन दिया है कि अब भी हमने जो है वो कैलकुलेट करना है एक्सपेंस। ठीक है? अब यहाँ पे भी रेंट पेड ड्यूरिंग द पीरियड 1.5 लाख है, यहाँ पे प्रीपेड रेंट है, पहले क्या था अकर्ड रेंट, अब है प्रीपेड रेंट, यानी कि एडवांस रेंट जो है वो साल के एंड पे, यानी कि जैसे हम क्लोजिंग एडवांस कहते हैं, वो 25,000 रुपए है। ठीक है? उसके बाद लोन टेकन फ्रॉम बैंक, सेल, ग्रॉस लॉस, बिल्डिंग, सब कुछ उन्होंने वही दिया दोबारा से। ठीक है? इसका मतलब है इस बार भी हमारा ताल्लुक पहली 2 वैल्यूज से है, लेकिन क्लोजिंग ड्यू जो एक्सपेंस का होता है वो ऐड होता है, और क्लोजिंग जो हमारे पास एडवांस होता है वो माइनस होता है। अब ये चीज़ आपके कंसेप्ट में है कि अगर आपने इस चैप्टर का लेक्चर लिए हुए हैं और आपको पता है तो फिर आपको पता होगा। ठीक है? मैंने कहा था कि मैं इन चीज़ों को बैठ के एक्सप्लेन नहीं करने लग जाऊँगी। सिंपल सी बात है कि आपका क्लोजिंग एडवांस माइनस होना है इसमें से, तो 150 में से 25 माइनस हो जाएगा, तो 125 बीच में से आंसर आ जाएगा। तो मेन चीज यही है कि आपके हर चैप्टर के रिलेटेड क्लियर होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल इन द बुक्स ऑफ रहीम ब्रदर्स। ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास मौजूद है। रिसीवेबल इनकम ओपनिंग,
ठीक है, जो इनकम हमने अभी रिसीव करनी है वो कितनी है, 5 लाख रुपए, ठीक है, जो इस साल में रिसीव करेंगे। इनकम जो रिसीव हुई है इस साल के दौरान वो 7 लाख है। रिसीवेबल इनकम क्लोजिंग साल के एंड पे जो अभी तक हमने लेने हैं लोगों से पैसे वो 1 लाख है। अनअर्न्ड एडवांस ओपनिंग, ठीक है, ओपनिंग एडवांस कितना था, 2 लाख रुपए, और अनअर्न्ड एडवांस क्लोजिंग, क्लोजिंग एडवांस जो है वो हमारे पास 3 लाख है। अब यहाँ पे क्या है कि इनकम अकाउंट बनाना है, ठीक है, यानी कि उन्होंने टोटली आपको बता दिया कि 2 तरह से क्वेश्चन आ सकता है। या तो आपसे अकाउंट बनवा लेंगे या सिंपली कैलकुलेट करवा लेंगे। ऊपर की दोनों एग्जांपल्स आपकी कैलकुलेशन की थी, यहाँ पे जो है वो अकाउंट की। आप अकाउंट उन्होंने इनकम का दिया, डजंट मीन कि एक्सपेंस का नहीं आ सकता, आ वो भी सकता है, बट उन्होंने आपको बता दिया है कि इस तरह से क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा। ठीक है, अब हमने यहाँ पे अकाउंट बनाना है, तो अब यहाँ पे हमारी जो डिमांड है वो क्या है, इनकम अकाउंट की। तो आपके माइंड में ये चीज होनी चाहिए कि इनकम अकाउंट कौन सा होता है, जिसकी नेचर क्या होती है, हमारे पास क्रेडिट होती है, ठीक है, यानी कि इसमें जो हमारे पास डाटा होगा, जब इनकम इंक्रीज होती है तो वो क्रेडिट होता है, और जब डिक्रीज होती है तो वो डेबिट होता है। ठीक है, तो यानी कि इन सारी ऊपर वाली अमाउंट्स में से 5 के 5 में से जो ऐड होंगे आपस में वो क्रेडिट साइड पे लिखे जाएंगे, जो इनमें से माइनस होने हैं वो डेबिट साइड पे लिखे जाएंगे। बात अब सिर्फ इतनी सी है, लेकिन अगेन वही बात कि आपको यही नहीं पता होगा अगर कि ऐड कौन से होने हैं और माइनस कौन से होने हैं, तो आप ये क्वेश्चन नहीं कर सकते। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहली चीज जो होती है वो हमने जो रिसीव हो चुकी है ना ड्यूरिंग द पीरियड, उसको सबसे पहले लिखना होता है। ठीक है, तो इनकम रिसीव ड्यूरिंग द पीरियड कितनी है, 7 लाख, वो किस साइड पे लिखी जाएगी, क्रेडिट साइड पे लिखी जाएगी। ठीक है, और उसके साथ बाकी अब जो 2 चीज़ें ऐड और 2 चीज़ें माइनस होनी है वो हमने लिखनी है। ठीक है, ये देखिए कैश अकाउंट से जो हमारे पास पैसे आ गए हैं 7 लाख वो हमने इधर लिख दिए। एक और चीज़ मैं अभी यहाँ से पहले चैप्टर से ही आपको बता रही हूँ कि फाइनल टर्म का आपका 70% सिलेबस लेजर पे डिपेंड करता है। ठीक है, लेजर पे डिपेंड करता है। अगर आपने मिड में अच्छे से लेजर नहीं किया था तो अभी कर लें, क्योंकि लेजर के बगैर आपका गुज़ारा नहीं होने वाला। अब ये भी हम एक लेजर बना रहे हैं, और लेजर में आपको ये बात याद रखनी होती है कि हर एक ट्रांज़ैक्शन की 2 एंट्रीज़ होती हैं। ठीक है, और हर एक ट्रांजैक्शन की जब 2 एंट्रीज यानी कि 2 लेजर्स बनते हैं अलग-अलग तरीके से, तो फिर जब उनकी एंट्रीज होती हैं तो नाम उल्ट लिखे जाते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसा कि अब हमारे पास यहाँ पे एक ट्रांजैक्शन थी कि इनकम रिसीव्ड ड्यूरिंग द पीरियड, तो जब हम पैसे रिसीव करते हैं तो उसकी एंट्री कैसे की जाती है? हमारे पास जो है वो डेटर्स कम हो जाते हैं हमारे, ठीक है? और हमारे जो इनकम में जो पैसे आए हैं, जो कैश अकाउंट है, ठीक है? वो हमारे पास क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, एक हमारा कैश अकाउंट जो है वो इसमें इफेक्ट होता है, और दूसरा हमारे डेटर्स डिक्रीज हो रहे होते हैं। ठीक है, अब ये 2 अकाउंट बनने हैं। तो अब यहाँ पे जो है वो हमारे पास मेन चीज़ जो है वो क्या है कि अब क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है उसकी वज़ह से हमारी सेल हुई है ना, ठीक है? अब एक तरफ हमारी क्या है कि हमारे पास सेल हुई है, सेल्स का अकाउंट है, और दूसरी तरफ हमारा कैश जो है वो मतलब कैश क्योंकि रिसीव हुआ है, ठीक है? सेल्स जो है वो क्रेडिट हो रही हैं और कैश जो है वो डेबिट हो रहा है। तो अब यहाँ पे क्योंकि हम इनकम का अकाउंट बना रहे हैं, तो जब लिखेंगे हम 7 लाख पर नाम किसका लिख रहे हैं? कैश अकाउंट का, ठीक है? दूसरी तरफ एक अकाउंट बनेगा जिसमें जो कैश अकाउंट होगा, जो कि हमने यहाँ नहीं बनाना, डिमांड नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि माइंड में आपके होना चाहिए। क्यों? क्योंकि नाम आपने दूसरे अकाउंट का लिखना होता है। यहाँ पे अब 7 लाख जो आया है, बनाया आपने इनकम अकाउंट है, पर नाम किसका है? कैश अकाउंट का। ठीक है? उसी तरीके से आपको आगे भी इस चीज़ की एग्ज़ाम्पल्स आएँगी और आपने इस चीज़ को माइंड में रखना है। उसके बाद आपने जो ओपनिंग एडवांस होता है, वो इसमें ऐड होता है, और जो क्लोजिंग ड्यू होता है, वो इसमें ऐड होता है। ठीक है? ओपनिंग एडवांस और क्लोजिंग ड्यू, ये 2 चीज़ें ऐड होनी होती हैं, और क्लोजिंग एडवांस और ओपनिंग जो ड्यू होता है ना वो उसमें माइनस होना होता है। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है, यहाँ पे सिंपल सी बात है, ये 2 चीज़ें इसमें ऐड होगी, 2 लाख और 1 लाख, और ये 5 लाख और 3 लाख माइनस होने थे तो ये डेबिट साइड पे लिखेंगे। अब ये जो क्रेडिट साइड है, जो कि नेचुरल साइड है, वहाँ पे बन गया है 10 लाख, तो हर हाल में यहाँ पे भी बराबर होना चाहिए। यहाँ पे तो 8 था, 5 और 3 8 था, तो दोनों साइडों को बराबर करने के लिए हमने बैलेंसिंग फिगर एक लगाया 2 लाख का, ताकि दोनों साइडें बराबर हो जाएँ, और ये जो 2 लाख का बैलेंसिंग फिगर होता है, यही हमारा प्रॉफिट या लॉस होता है। यानी कहने का मतलब ये है कि इनकम अकाउंट है, जिससे ये पता चल रहा है कि इस पूरे साल के अंदर हमारे पास टोटल पैसे जो रिसीव हुए, जो कि क्रेडिट साइड पे लिखे हुए हैं, ये जो रिसीव होने हैं, ये जो होंगे, ठीक है? टोटल इस साल की जो हमारे थे वो 1 लाख थे। उस 1 लाख में से 8 लाख चले गए हैं, डेबिट हो चुके हैं। पीछे हमारे पास इस वक़्त अभी इनकम अकाउंट में कितने हैं? 2 लाख, ठीक है? तो इस वजह से ये जो 2 लाख होता है ना, ये बैलेंसिंग फिगर तो होता है कि इसकी वजह से दोनों साइडें बराबर हो रही होती हैं। लेकिन उसके साथ-साथ ये हमारा प्रॉफिट या लॉस भी होता है। इससे हमें पता चल रहा होता है कि हमारे पास इस वक़्त कितना है, ठीक है? तो इस तरीके से आपका इनकम का अकाउंट है। एक्सपेंस अकाउंट भी इसी तरीके से बनता है, अगर वो इसकी जगह पे वो आ जाएगा तो सिंपली फ़र्क क्या होगा कि क्योंकि वो एक्सपेंस है और उसकी नीचे डेबिट होती है, तो उसमें जो ऐड होने वाले हैं वो डेबिट साइड पे लिखे जाएँगे, और जो माइनस होने वाले हैं वो क्रेडिट साइड पे लिखे जाएँगे। बस फ़र्क इतना सा आएगा, ठीक है? तो इस एक 8 नंबर चैप्टर से आपके ये 2 तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं, या तो सिंपल कैलकुलेशन या तो फिर अकाउंट बनवाया जा सकता है, ठीक है? नेक्स्ट है हमारे पास चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 9 में
आपके पास सबसे पहले उन्होंने 2 थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन दिए हैं कि ये भी आ सकते हैं आपके पास, ठीक है? तो अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि डिफरेंशिएट बिटवीन बैड डेट्स एंड डाउटफुल डेट्स। जिन्होंने लेक्चर लिया हुआ उनको तो पहले से पता होगा, बट मैं यहाँ पे ये चीज़ बता देती हूँ कि इसका आंसर क्या होगा कि बैड डेट्स हमारे वो डेटर्स होते हैं जिनके बारे में हमें यकीन हो जाए कि इससे हमें पैसे नहीं मिल सकते। कुछ भी हो सकता है, चाहे वो बीमार हो गया हो बहुत ज़्यादा या दुनिया से चला गया हो या उसका बिज़नेस का दिवालिया हो गया हो, कुछ भी हो गया, लेकिन जब हमें यकीन हो जाए कि इस बंदे से हमें पैसे नहीं मिलेंगे, वो बैड डेट होता है। और डाउटफुल डेट होता है कि जिसके बारे में हमें हाईली रिस्क हो, कि हाईली डाउट होना शुरू हो जाए कि ये बंदा हमें पैसे नहीं दे सकेगा, तो उसको हम अपना डाउटफुल डेट कहते हैं, ठीक है? अब वो ज़ाहिर-सी बात है किस वजह से हो सकता है, जब हम देख रहे होते हैं कि हाँ, ये बंदा मुसलसल नुकसान में जा रहा है अपने बिज़नेस में, तो ज़ाहिर है बंदे को एक व्यू आ जाता है कि शायद अब ये बंदा मुझे पैसे नहीं दे सकेगा, ठीक है? तो वजह कोई भी, लेकिन फिर भी स्टिल हम इसे डाउट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कभी भी ठीक हो सकता है, अल्लाह पाक के हाथ में है। वो बंदा अगर बीमार है तो वो ठीक भी हो सकता है, और अगर उसका बिज़नेस नुकसान में जा रहा है तो कल उसे फ़ायदा भी हो सकता है। तो स्टिल अभी क्योंकि डाउट है, क्लियर नहीं हुआ, तो जब तक डाउट है तब तक डाउटफुल रहेगा, जब क्लियर हो जाएगा तब वो बैड डेट बन जाएगा, ठीक है? तो सिंपली आपने यही कांसेप्ट अपने अल्फाज में पेपर में लिखना है। लेकिन अगर फिर भी किसी को अपने अल्फाज में लिखना नहीं आता, इंग्लिश वीक है किसी की, तो आपके पे जो बुक है जिसको हैंडआउट्स कहते हैं, उसमें इसकी डेफिनेशन मौजूद है, वहां से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है ब्रीफली एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ डेटर्स एंड प्रोविजन ऑफ डाउटफुल डेट्स। तो यहाँ पे इसमें क्या फर्क है, डेटर्स तो हमारे वो रिसीवेबल्स होते हैं जिनसे हमने पैसे लेने हैं, जिन्होंने हमसे उधार पे चीज ली हुई है, ठीक है? अगेन वही बात की, यहाँ तो आप इसी बात को सिंपली लिख लेंगे अपने पास, नहीं तो फिर जो है वो उधर से डेफिनेशन देख लीजिएगा। दूसरी होती है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, यानी वो लोग जिन पे हमें डाउट है कि मतलब उनसे हमें पैसे शायद मिले शायद ना मिले, हाई रिस्क हो, उनकी जब हम रिकॉर्डिंग करते हैं, उनकी एंट्री जब की जाती है अपने लेजर्स के अंदर, तो या फिर जर्नल्स के अंदर, तो जो अकाउंट बनाया जाता है उस अकाउंट को प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कहा जाता है, ठीक है? तो ये आपके दो जो है थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन थे इसमें से। उसके बाद अब जो सॉल्व करने वाले क्वेश्चन है उन पे चले जाते हैं। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल ऑफ एबीसी ब्रदर्स। ये कुछ इन्फॉर्मेशन है कि ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितना है, 2 लाख रुपए, ठीक है? इंक्रीज हुई है प्रोविजन के अंदर कितनी, 50,000 रुपए, और क्लोजिंग बैलेंस है हमारे पास 2.5 लाख रुपए। अब इसकी एंट्री करनी है, अगेन वही बात के लेजर आया, मैंने आपको बताया, और आगे आपको ये चीज मैं साबित करूंगी कि आपका तकरीबन तकरीबन 60% सिलेबस इसी पे डिपेंड करता है, लेजर्स के ऊपर, ठीक है? और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको लेजर बनाना आता हो, ठीक है? अब यहाँ पे भी हमने एंट्री करनी है, और हमने ये अब प्रोविजन का अकाउंट बनाना है, ठीक है? अब लेजर, अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो क्या था कि पहले हमारे पास ओपनिंग बैलेंस हमने लिखना है प्रोविजन का, फिर प्रोविजन इंक्रीज हुई है, ठीक है? अब जब भी कोई एंट्री होती है तो उसकी 2 साइड्स होती हैं। प्रोविज़न का अकाउंट जब भी बनता है डाउटफुल डेट का, तो ये 2 तरह से इसकी एंट्री होती है कि प्रोविज़न का अकाउंट क्रेडिट होता है और बैड डेट का अकाउंट डेबिट होता है। ठीक है? यानी 2 तरह से अगर हम इसकी कंप्लीट एंट्री करें तो इसके 2 लेजर्स बनते हैं, पर उन्होंने आपसे सिर्फ 1 बनवाया है, प्रोविज़न ऑफ डाउटफुल डेट का बनाएँ। ठीक है? डिमांड एक की है ना, सबका सब नहीं बनवाते वो आपसे। अब आपके माइंड में होना चाहिए, ठीक है? जब हम इसकी एंट्री करेंगे ना कि अब ओपनिंग बैलेंस है, तो याद रखिएगा कि प्रोविज़न का अकाउंट जब भी कहीं भी किसी भी चैप्टर के अंदर बनेगा, जब भी प्रोविज़न क्रिएट की जाती है या फिर प्रोविजन इंक्रीज होती है तो अकाउंट क्रेडिट होता है, जब डिक्रीज होती है तब डेबिट होता है। तो अब सिंपल सी बात है कि जब ओपनिंग है, यानी कि जब हम क्रिएट कर रहे हैं 2 लाख रुपया, तो वो क्रेडिट साइड पे लिखा जाएगा, और इंक्रीज हो रही है तो ये भी क्रेडिट साइड पे लिखा जाएगा, ठीक है? अब लेकिन नाम क्या आएगा, नाम यहाँ पे हमारे पास बैड डेट का आएगा, याद रखिएगा, ठीक है? देखिए, ओपनिंग बैलेंस हमने लिखा कि 2 लाख था, और जब हमने 50,000 इंक्रीज हुआ है तो नाम किसका लिखा है, बैड डेट का। उसकी वजह क्या है कि जब हम बैड डेट का साथ में अकाउंट बनाएँगे, 50,000 जब हम उसमें डेबिट करेंगे, तो उसमें नाम किसका लिखेंगे, प्रोविजन ऑफ डाउटफुल डेट्स, ठीक है? ये तरतीब होती है, ये तरीका होता है लेजर बनाने का, इसको याद रखिएगा कि एंट्री उसी साइड पे करनी होती है जो उसकी रियल साइड होती है, यानी कि प्रोविजन की रियल साइड क्या है कि हमने इंक्रीज हो तो क्रेडिट साइड पे लिखना है, लिखा क्रेडिट साइड पे है पर नाम बैड डेट्स का, जिससे ये पता चल रहा है कि प्रोविजन में ये जो 50,000 रुपए आए हैं, इसकी दूसरी एंट्री कहाँ पे है, ठीक है? ये कैसे आए हैं, वजह साथ में पता चल रही होती है कि बैड डेट्स ना हो जाएँ, ठीक है? तो इस वजह से ये प्रोविज़न क्रिएट की गई है बैड डेट्स के साथ इसकी। तो यहाँ पे सिंपली हमने ओपनिंग बैलेंस और ये लिखा, टोटल मिला के 2.5 लाख हो गया। दूसरी साइड पे जो हमारा बैलेंसिंग फिगर है वो भी 2.5 लाख बनेगा, और वही हमारा क्लोजिंग बैलेंस भी होता है, ठीक है? तो हमारे पास ये क्लियर है, इसमें हमें कोई बैलेंसिंग फिगर लगाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इसी तरीके से, ओपनिंग बैलेंस हमारे पास है प्रोविजन का 3 लाख, और अब हमारी प्रोविजन डिक्रीज हुई है और क्लोजिंग बैलेंस है हमारे पास 2,50,000। तो अब जो हमारी क्रिएट होगी, जो ओपनिंग बैलेंस है वो क्रेडिट साइड पे आएगा, और जो डिक्रीज हुई है वो डेबिट साइड पे जाएगा, ठीक है? और फिर हम उसका क्लोजिंग बैलेंस निकाल लेते हैं। ये देखिए, ओपनिंग हमारा 3 लाख इधर है, ये बैड डेट्स में हमने ये देखिए डेबिट साइड पे लिखा 50,000, और अब देखें, अब एक साइड पे 3 लाख है, एक साइड पे 50,000 है। अब 3 लाख वाली मेन साइड है, क्योंकि इसकी नेचर क्या होती है, क्रेडिट, तो इसी साइड के बराबर दूसरी साइड को भी करना है। तो यहाँ पे हमारा बैलेंसिंग फिगर कितना लगेगा, 2,50,000। यही हमारा क्लोजिंग बैलेंस भी है, यही हमारा बैलेंसिंग फिगर भी है, ठीक है? तो ये हमारा अकाउंट क्रिएट, यानी इतनी छोटी छोटी एंट्रीज आपके पेपर में आने वाली हैं, काम कोई लंबा नहीं है, पर काम कंसेप्चुअल है। नेक्स्ट भी क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही है कि अब हमारी जो, अब हमने क्या करना है, अब उन्होंने कहा है कि प्रोविजन का नहीं,
बैड डेट्स का अकाउंट बनाएं, ठीक है। यानी अब उसकी दूसरी साइड का अकाउंट हमने बनाना है। अब क्या है कि प्रोविजन ऑफ डाउटफुल डेट जो है वो डिक्रीज हुई थी, ठीक है, उसका हमने एंट्री करनी है। और उसके अलावा हमने जो है वो इसमें डेटर्स जो हमारे बैड डेट हुए हैं 2 लाख वो लिखने हैं, ठीक है। और फिर हमने उसका फाइनल बैलेंस निकालना है। अब आप मुझे ये बताएं कि यहाँ पे आप देखें, अब आपके माइंड में ये चीज चल रही है कि जब प्रोविजन डिक्रीज होती है तो प्रोविजन वाले अकाउंट में वो कहाँ जाती है, डेबिट साइड पे। तो डेफिनेटली वो हमारे बैड डेट्स के अकाउंट में कहाँ जानी चाहिए, क्रेडिट साइड पे। अब हम एंट्री तो क्रेडिट साइड पे करेंगे इसके, ठीक है, प्रोविजन की। अब अकाउंट कौन सा है, बैड डेट का, पर नाम क्या लिखा जाएगा, प्रोविजन ऑफ डाउटफुल डेट का, ठीक है। नाम प्रोविजन ऑफ डाउटफुल डेट का लिखा जाएगा। तो ये 2000 रुपए जो है जो डिक्रीज हो रहे हैं वो हमारे पास क्रेडिट साइड में लिखे जाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो हमारे डेटर्स जो बैड डेट हुए हैं, तो जब भी डेटर्स हमारे बैड डेट होते हैं तो बैड डेट्स का अकाउंट जो है वो डेबिट होता है और डेटर्स का अकाउंट क्रेडिट होता है। तो यहाँ पे ये डेबिट साइड पे आएंगे 2 लाख रुपया, ठीक है। और फिर हमारे पास इसका हम फाइनल बैलेंस निकाल लेंगे। देखें, ये देखें डेटर्स का अकाउंट, अब देखें बैड डेट्स में हमारे डेटर्स 2 लाख हो गए हैं। बैड डेट नाम किसका है, डेटर्स के अकाउंट का, ठीक है। तो ये 2 लाख इधर आ गया, प्रोविजन वाले ये 20,000 इधर आ गया। अब दोनों साइडों को बराबर करना है, बैड डेट की नेचर होती है डेबिट, 2 लाख के बराबर ही इसको भी करना है। तो ये बैलेंसिंग फिगर 1,80,000 जो कि हमारा प्रॉफिट एंड लॉस भी बनेगा, ठीक है। तो सिंपल सिंपल सी आपके पास कैलकुलेशंस होंगी, लेकिन आपका कंसेप्ट अभी अगेन बैड डेट का ही हमें अकाउंट बनाना है। अब क्या है कि हमारी इंक्रीज हुई है प्रोविजन, तो जब प्रोविजन इंक्रीज होती है तो हमारे पास प्रोविजन वाले अकाउंट में वो क्रेडिट होती है, तो यहाँ पे हमने इसे डेबिट करना है। तो ये 20,000 डेबिट साइड पे आएगा, जो डेटर्स बैड डेट हुए हैं वो भी इसी साइड पे आएंगे, और हमारा इनकम स्टेटमेंट का बैलेंस 2,20,000 बनना चाहिए। तो वो 2,20,000 ही बनेगा, क्योंकि ये दोनों अब आपस में प्लस होंगे। फाइनल बैलेंस 2,20,000 है, तो दूसरी साइड पे बैलेंसिंग फिगर कितना आएगा, 2,20,000, और वही हमारा प्रॉफिट एंड लॉस है, ठीक है। तो इतनी इतनी सी आपके पास एग्जांपल्स हैं, कोई मसला नहीं है, कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट एग्जांपल है, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल ऑफ एबीसी ब्रदर्स। ओपनिंग बैलेंस हमारे पास डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स का मतलब होता है नॉर्मल डेटर्स, ठीक है। इस पे आपने कंफ्यूज नहीं होना कि अब ये सन्ड्री क्या है। ओपनिंग बैलेंस डेटर्स का कितना है, 1.5 लाख। क्रेडिट सेल्स जो मजीद हुई हैं हमारी इस साल में वो 75,000 है। क्लोजिंग बैलेंस साल के एंड पे जो है वो डेटर्स का वो 2 लाख है। उसके अलावा हमने डिस्काउंट अलाउ किया है अपने जो कस्टमर्स को, वो 5,000 का है। ट्रेड डिस्काउंट जो दिया है हमने वो 15,000 का। ट्रेड डिस्काउंट का जब भी याद रखिएगा कि जब भी अकाउंट बनाने का आपके पास सवाल आए, कैलकुलेशन का नहीं, याद रखिएगा कैलकुलेशन का नहीं, सवाल आ जाए अकाउंट बनाने का और दिया हुआ हो बैलेंस में ट्रेड डिस्काउंट, तो उसकी कभी भी एंट्री नहीं होती। ये मैंने आपको मिड में पढ़ाया था कि 2 तरह के डिस्काउंट होते हैं, सेटलमेंट डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट पहले ही माइनस हो जाता है, तो इस वजह से उसकी एंट्री नहीं होती किसी भी अकाउंट के अंदर। ट्रेड डिस्काउंट का जो है वो इसका कभी भी एंट्री नहीं होगी, ठीक है। तो उसके बाद हमने डेटर्स हमारे जो बैड डेट हुए हैं वो 20,000 हैं, ठीक है। डेप्रिसिएशन हमारे फिक्स एसेट की हुई है 27,500 रुपए। रेजिडुअल वैल्यू फिक्स एसेट की है 2,500 रुपए। फिक्स एसेट की जो असल कॉस्ट है वो 5 लाख रुपए है। अब यहाँ पे उन्होंने आपसे क्या बोला है कि डेटर्स का अकाउंट बनाए। डेटर्स का अकाउंट में कौन से होते हैं, सिर्फ हमारे वो लोग जिन्होंने हमसे उधार पे चीजें ली हैं और हमारे पैसे देने हैं। इसका मतलब है कि बाकी सारी चीजें आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे दी गई हैं। हमारा सिर्फ जिनका डेटर से ताल्लुक है हमने उनका इस अकाउंट में नाम लिखना है। सबसे पहले क्या है, हमारे पास ओपनिंग बैलेंस है डेटर्स का, तो डेटर्स की नेचर क्या होती है, डेबिट, ठीक है। तो डेबिट साइड पे 1.5 लाख लिखा जाएगा। फिर हमारी क्रेडिट सेल्स हुई है, मतलब डेटर्स इंक्रीज हुए हैं, ठीक है। तो ये 75,000 भी डेबिट साइड पे लिखा जाएगा। उसके बाद क्लोजिंग बैलेंस जो हमारे पास डेटर्स का है वो हमारे पास 2 लाख है, ठीक है। ये तो हमारा क्लोजिंग बैलेंस निकलेगा तो हमें पता चल जाएगा, इसको इधर लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद हमने डिस्काउंट अलाउ किया, तो जब हम डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं मतलब अपने डेटर्स को कम कर रहे हैं, इसकी एंट्री क्रेडिट साइड पे होगी, ठीक है। डिस्काउंट हमने जो अलाउ किया है। उसके बाद जो हमारे डेटर्स बैड डेट हुए हैं 20,000 के, इसकी वजह से भी हमारे डेटर्स कम हुए, इसकी एंट्री भी क्रेडिट साइड पे होगी। ट्रेड डिस्काउंट की कोई एंट्री नहीं होनी, ठीक है। उसके बाद ये जो नीचे वाली 3 चीजें हैं, डेप्रिसिएशन और रेजिडुअल वैल्यू और फिक्स एसेट, ये तो तीनों एसेट की बात हो रही है, वो भी फिक्स एसेट की जिसका डेटर से कोई ताल्लुक नहीं है। तो इन तीनों को आपने करना है इग्नोर, और ट्रेड डिस्काउंट भी करने इग्नोर। बाकी दो दो वैल्यूज दोनों साइडों पे आनी है जो कि मैंने आपको बता दी है, और फिर अब हम इसका बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे, ठीक है। ये देखिए बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड, यानी कि ओपनिंग बैलेंस 1.5 लाख, ये जो हमारी सेल हुई फर्दर 75,000 की, ये बैड डेट्स। अब यहाँ पे आप खुद देख लें कि जो अकाउंट्स के नाम लिखे गए हैं वो कौन से हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमने 75,000 जो लिखा है डेटर्स के अकाउंट में लिखा है, पर नाम किसका है, सेल्स अकाउंट का, ठीक है, क्योंकि इसका दूसरा अकाउंट कौन सा होता है, सेल्स अकाउंट, ठीक है। अब यहाँ पे 20,000 जो हमने डेटर्स के अकाउंट में एंटर किया, नाम क्या है, बैड डेट्स का। 5,000 हमने यहाँ पे एंटर किया, नाम किसका है, डिस्काउंट अलाउड का। तो ये चीज आपने याद रखनी है, ठीक है। अब हमारी मेन इसकी साइड कौन सी है, डेटर की, क्रेडिट डेबिट साइड। 2,25,000 है, दूसरी साइड पे भी 2,25,000 करना है, वहां पे तो सिर्फ 25,000 है। तो 2 लाख हमारा बैलेंसिंग फिगर, और यही हमारा क्लोजिंग बैलेंस। तो हमारी बिल्कुल जो ऊपर वाली स्टेटमेंट थी उसके मुताबिक हमारा क्लोजिंग बैलेंस 2 लाख आया है, और हमारा अकाउंट बिल्कुल ठीक है, और ये हमारा अकाउंट रेडी हो चुका है।
अच्छा, यहाँ मैं आपको एक और बात बताती चलूँ, एज़ यूजुअल जिस तरह मैं आपको बोलती हूँ कि किसी भी सब्जेक्ट को पास करने के लिए जहाँ उसके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना ज़रूरी है, तो उसके लिए ज़रूरी एक चीज़ तो होती है कि आपको उसके बहुत ही अच्छे लेक्चर्स मिल जाएँ, ठीक है? लेक्चर्स आप देख लेते हैं, आप उसके आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। बट दूसरी चीज़, क्योंकि आपको विज़ु ने एक चीज़ दी हुई है, एक लिमिट दी हुई है और वो है आपके हैंडआउट्स। जब आपने उनको डीपली रीड किया होता है, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि उसके बगैर कहीं बाहर से आपका पेपर आ जाए, ठीक है? तो सबसे सेफ चीज़, सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे होते हैं ना कि कहाँ से तैयारी करें, ये करें, वो करें, कोई फ़ायदा नहीं होता किसी चीज़ का। मेरी हमेशा से यही चीज़ होती है कि आप वीडियोज़ भी वो देखें जो आपके हैंडआउट से बनाई गई हों, ठीक है? आप लेक्चर्स भी वो लें जो हैंडआउट्स के मुताबिक हों और खुद हैंडआउट्स को रीड करें। तो इस वजह से यहाँ पे आपके हैंडआउट्स के रिलेटेड एक मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपके लिए अनाउंस करने जा रही हूँ कि विजू बुक शॉप pk.com से एक वेबसाइट आ चुकी है आपके लिए, जहाँ से अब आप लोग घर बैठे बुक्स जो है वो ऑर्डर कर सकेंगे। आपको जो भी बुक चाहिए होगी, क्योंकि अब ज़ाहिर-सी बात है ये फाइनल टर्म होने जा रहा है, तो आपको उसके बाद चाहिए होंगी बुक्स, ठीक है? नए सेमेस्टर के लिए। तो आपने सिंपली क्या करना है कि वेबसाइट पे आपने चले जाना है विजू बिक बुकशॉप pk.com, ठीक है? लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, लेकिन अगर आप इस तरह से जाके सर्च करेंगे तब भी आपको ये वेबसाइट मिल जाएगी। ये आपके सामने मैंने दिखा दिया है, ये उसका होम पेज है। आपने सिंपली ऑल विजू बुक्स पे जाना है, ठीक है? वहाँ पे आपको देखें पूरी एक लिस्ट मिल जाएगी बुक्स की। आपको जो भी बुक चाहिए विजू की, वहाँ पे मौजूद होगी, ठीक है? आपने ये सारी बुक्स देख के इनमें से जो-जो आपकी बुक्स ज़रूरत की होंगी, आपने सिंपली उनको क्या कर लेना है, यहाँ पे देखिए नीचे बुक्स के लिखा हुआ है ऐड टू कार्ट, ठीक है? जितनी भी बुक्स होंगी आपने सबको ऐड टू कार्ट करना है, ठीक है? ऐड टू कार्ट करने के बाद आपके पास यहाँ पे ये देखिए चेकआउट का ऑप्शन आता है। इस चेकआउट के ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है। अब यहाँ पे आप लोगों के लिए एक इम्पोर्टेंट चीज़ भी है, वो ये है कि जो स्टूडेंट भी मेरी इस वीडियो की वजह से, ठीक है? मतलब हमारी वीडियोज़ की वजह से जाएँगे इस वेबसाइट के ऊपर, तो उनको जो है वो मैं एक कूपन कोड देती हूँ। अगर वो उस कोड का यूज़ करेंगे तो 10% डिस्काउंट दिया जाएगा आपको बुक्स के ऊपर, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए ना, क्लिक हियर टू एंटर योर कोड। तो यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपने अपना कूपन कोड लगाना है और आपका कूपन कोड है BRD10, ठीक है? BRD10 आप अपना कूपन कोड याद रखें, जब आपने न्यू बुक्स लेनी है, तो आप इस कोड का इस्तेमाल करके 10% डिस्काउंट हमारी वजह से ले सकेंगे। उसके अलावा आपके लिए एक और भी सहूलत है कि आपको पेमेंट की यहाँ पे वैरायटी मिलती है, यानी आपने सिर्फ़ और सिर्फ़ पेमेंट जो है वो नहीं ऐसा कि मतलब बैंक से करनी है। नॉर्मली आप देखते हैं ना कि बैंक नहीं, लेकिन यहाँ पे देखें बैंक डिपॉज़िट का भी, ईज़ी पैसा, जैज़ कैश, सारे ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं। जो आपको ईज़ी लगे उस ऑप्शन से आप जो है वो पेमेंट कर सकते हैं। बहुत ही मुनासिब कीमत पे आपको बुक्स मिल जाएँगी। तो ये थी आपके लिए एक अदर इन्फॉर्मेशन। अब हम चलते हैं अपनी जो है वो आगे लेक्चर की तरफ। नेक्स्ट है हमारे पास मॉड्यूल नंबर 10। मॉड्यूल नंबर 10 में आपको जो है जो क्वेश्चन दिया गया, कोई थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन नहीं है। इसमें से आपके पास कैलकुलेशन वाले ही क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, यू आर रिक्वायर्ड टू राइट द एप्रोप्रिएट अकाउंटिंग हेड टू बी डेबिटेड इन द सेकंड कॉलम अगेंस्ट ईच कॉलम ईच केस गिवन इन द फर्स्ट कॉलम। यानी फर्स्ट कॉलम के अंदर आपको कुछ केसेस दिए गए हैं, उसमें से दो अकाउंट ज़ाहिर सी बात इफेक्ट होते हैं हर ट्रांजैक्शन में। तो जो अकाउंट डेबिट हो रहा है सिर्फ उसका नाम आपने सामने वाले कॉलम में लिखना है, ठीक है? अब ये पहली केस क्या है कि मशीनरी बॉट, मशीनरी खरीदी है और पेमेंट की है चेक के जरिए। तो ज़ाहिर-सी बात है इसमें कौन से 2 अकाउंट इफ़ेक्ट होंगे? मशीनरी आ रही है, मशीनरी वाला अकाउंट डेबिट होगा, पेमेंट जा रही है और वो भी चेक के ज़रिए जा रही है तो बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। लेकिन हमने यहाँ पे कौन-सा लिखना है? जो डेबिट हो रहा है, मतलब मशीनरी अकाउंट, ठीक है? दूसरा है मर्चेंडाइज़ेज़ परचेज़ ऑन क्रेडिट बेसिस फ्रॉम सप्लायर्स। मर्चेंडाइज़ेज़ का मतलब होता है गुड्स, ठीक है? आपकी गुड्स, आप उसे इन्वेंटरी कह लें, गुड्स कह लें, स्टॉक कह लें, मर्चेंडाइज़ेज़ कह लें, एक ही बात है, ठीक है? तो हमने वो रसी परचेज़ की हैं क्रेडिट पे, तो अब इसमें से कौन-सा अकाउंट इफ़ेक्ट होता है कि जब हम गुड्स परचेज़ करते हैं तो परचेज़ का अकाउंट इफ़ेक्ट होता है, परचेज़ का अकाउंट हो जाता है डेबिट, और क्योंकि हमने क्रेडिट पे किए हैं तो क्रेडिटर्स जो कि हमारे लायबिलिटी होती हैं वो हो जाएँगे क्रेडिट, ठीक है? लेकिन हमने यहाँ पे कौन-सा लिखना है? परचेज़ का अकाउंट डेबिट हो रहा है, क्योंकि डेबिट अकाउंट का नाम लिखना है। तीसरा है रिकॉर्डिंग ऑफ प्रोविज़न ऑफ डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन को जब भी रिकॉर्ड करते हैं तो 2 अकाउंट इफ़ेक्ट होते हैं। एक हमारा अकाउंट होता है प्रोविज़न ऑफ डेप्रिसिएशन का, वो क्रेडिट होता है, और दूसरा अकाउंट हमारा होता है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का, जिसको सिर्फ डेप्रिसिएशन अकाउंट भी कहते हैं और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अकाउंट भी कहते हैं, पर वो एक्सपेंस के नीचे बनता है, ठीक है? अब यहाँ पे प्रोविजन वाला अकाउंट क्रेडिट होगा और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का, या जिसे सिर्फ डेप्रिसिएशन कह लें, वो अकाउंट डेबिट होगा, ठीक है? तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन अकाउंट का नाम आएगा। नीचे सॉल्व हुई हुई एग्जांपल ये आपके सामने मौजूद है, देखिए मशीनरी अकाउंट, परचेज अकाउंट और डेप्रिसिएशन अकाउंट। बहुत सिंपल सिंपल सवाल है, मुश्किल नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी पे है, लेकिन अब हमने उन्हीं एग्जांपल में से जो क्रेडिट हुए हुए थे ना, उनके नाम लिखने हैं। तो बस वही कि पिछले में मशीनरी का लिखा था, यहाँ पे आप बैंक अकाउंट लिख दें। पिछले में हमने परचेज अकाउंट का लिखा था, यहाँ पे आप क्रेडिटर्स लिख दें, या सप्लायर्स जो भी आप उसे कहते हैं, ठीक है? तीसरे में जो है वो उधर हमने किसका लिखा था,
डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अकाउंट का नाम लिखा था और यहाँ पे हमने प्रोविजन ऑफ डेप्रिसिएशन का, क्योंकि वो क्रेडिट हो रहा है इसमें। तो यानी कि वो आपसे कोई भी एक साइड पूछ सकते हैं, बहुत लंबा क्वेश्चन कभी भी नहीं देते। हमारी जो बुक में एग्जांपल्स होती हैं ना, वो कंप्लीट वाली होती हैं, ठीक है? जब हम बुक्स में एग्जांपल हमारे जितने भी हैंडआउट्स में लिखी हुई हैं वो कंप्लीट होंगी। वहाँ पे आपने कंप्लीट कंप्लीट अकाउंट बनाने होते हैं। एक एग्जांपल होते हैं, उससे जितने लेजर या जितने भी जर्नल बनते होते हैं सारे बनाने होते हैं। बट वो सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए होते हैं। पेपर में कभी भी पूरे-पूरे बनाने को आपको नहीं दिए जाएँगे। पूरे-पूरे क्वेश्चन नहीं है कि इससे अगर 4 बन रहे हैं तो 4 के चारों अकाउंट्स बनाओ, नहीं। ऐसे ही कोई एक साइड बनाने को आ जाती है और आपको वो बनानी पड़ती है। इस वजह से आपके कांसेप्ट और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास अब आ गया क्वेश्चन, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल रिगार्डिंग द डिस्पोजल ऑफ फिक्स एसेट को डिस्पोज किया उसके रिलेटेड हमारे पास इन्फॉर्मेशन दी गई है और हमें कहा गया है कि मशीनरी अकाउंट बनाना है। ठीक है, अब यहाँ पे अगेन लेजर देखते जाएं कि लेजर कितनी बार बनेगा यहाँ पे और कितना जरूरी है आपके फाइनल टर्म को पास करने के लिए। पहली इन्फॉर्मेशन है कि ओपनिंग बैलेंस ऑफ मशीनरी कितना था, 25,000 रुपए। कॉस्ट ऑफ डिस्पोज्ड मशीनरी, हमने मशीनरी को डिस्पोज किया है यानी डिस्पोजेबल अकाउंट में डाला है और हमने उसकी कॉस्ट कितनी वहां पे ऐड कर दी है, 5,000 रुपए। ठीक है, अब मशीनरी जो डिस्पोज हुई हुई थी उसे जब बेचा है तो उसको जो पैसे उसके मिले हैं हमें वो 2500 मिले हैं और नई मशीनरी हमने कैश बेसिस पे खरीदी है 20,000 की। अब यहाँ पे एक्चुअली अगर इनकी एंट्रीज की जाए और सबके लेजर्स बनाए जाए तो कितने लेजर्स बनेंगे, एक तो मशीनरी अकाउंट बनेगा, दूसरा डिस्पोजेबल अकाउंट बनेगा, तीसरा कैश अकाउंट बनेगा। ठीक है, अगर इनकी देखी जाए तो 3 हमारे पास लेजर्स बनते हैं, लेकिन उन्होंने तीनों में से सिर्फ एक आपको बनाने को बोला और वो है मशीनरी अकाउंट। ठीक है, तो पहली चीज क्या कि आपका जो ओपनिंग बैलेंस जो मशीनरी थी 25,000 की, आपने वो क्या किया, वो थी आपके पास 25,000 की मशीनरी, जिसे आपने उस मशीनरी में से आपने जो है वो 5,000 रुपए जो है वो डिस्पोजेबल अकाउंट में डाले हैं। ठीक है, यानी उसको क्रेडिट किया मशीनरी में से और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो नई मशीनरी हमने खरीदी है 20,000 की वो हमारी डेबिट साइड पे आई है। ठीक है, तो ये हमारे पास सिंपल सी एंट्री है, लेकिन ये जो कॉस्ट है हमारे पास की मशीनरी डिस्पोज होने के बाद जो हमें 2500 रुपए मिले हैं, उसकी एंट्री मशीनरी अकाउंट में नहीं हो सकती। उसकी एंट्री एक तो डिस्पोजेबल अकाउंट में होनी है और दूसरी कैश के अकाउंट में होनी है, इसमें नहीं होनी। ठीक है, तो ये देख लें, ओपनिंग बैलेंस आपके पास कितना था मशीनरी का, 25,000, मजीद आपने 20,000 की खरीदी। ठीक है, और इसमें से आपने 5,000 रुपए डिस्पोजल अकाउंट में भेजे हैं। अब दोनों साइडों को बराबर करना है, एक 45 है तो दूसरी को 45 करना है, तो क्लोजिंग बैलेंस, ये बैलेंसिंग फिगर आपका 40,000 रुपए। ठीक है, तो बस काम इतना सही है, लेकिन कंसेप्ट होना चाहिए वरना नहीं हो सकता। नेक्स्ट भी हमारे पास जो है वो फिक्स एसेट के डिस्पोजल के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। अब क्या है कि ओरिजिनल कॉस्ट मशीनरी की जो थी स्टार्ट ऑफ द ईयर पे वो 1 लाख रुपए थी। ठीक है, फिर हमने उस मशीनरी की डेप्रिसिएशन, अब ये डेप्रिसिएशन पे क्वेश्चन है, मशीनरी की डेप्रिसिएशन की है स्ट्रेट लाइन मेथड यूज करते वक्त पर साल जो उसकी आ रही है, यानी अब हमने डेप्रिसिएशन निकालनी नहीं, उन्होंने निकाल के दी हुई है। स्ट्रेट लाइन मेथड यूज करते हुए उन्होंने हर साल की निकाल दी है कि हर साल जो है वो 10,000 होगी। अब आपको पता होना चाहिए कि स्ट्रेट लाइन मेथड में जब डेप्रिसिएशन निकाल ली जाती है तो जितनी एक साल की होती है उतनी ही अगले सालों की भी होती है। ठीक है, तो अब 4 साल, वो कहते हैं मशीनरी इज सोल्ड एट द एंड ऑफ द 4th ईयर, 4 साल मशीन चलाई, 4 साल बाद बेच दी है और उसकी जो पेमेंट हुई है वो कैश के ज़रिए हमारे पास हुई है और हमें 55,000 रुपए उसके मिले हैं। ठीक है, अब हमें क्या कहा गया है, पिछले में क्या बनाया था हमने, मशीनरी अकाउंट। अब कहा गया है कि हमें डिस्पोजल अकाउंट बनाना है, सिर्फ मशीनरी वाला नहीं, डिस्पोजल अकाउंट बनाना है। अब क्या होता है कि जब भी हमने मशीनरी को डिस्पोज करना होता है तो ओरिजिनल कॉस्ट उसकी कितनी थी, 1 लाख रुपए। ठीक है, तो पहले तो मशीनरी अकाउंट से वो मशीनरी हमारे पास डिस्पोजेबल अकाउंट में डेबिट साइड पे आई। ठीक है, 1 लाख वो आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, उसके बाद जो उसमें से डेप्रिसिएशन हुई है, डेप्रिसिएशन उसकी कितनी इकट्ठी हुई है, 4 सालों में 40,000 इकट्ठे हुए होंगे, तो वो 40,000 रुपए हमारे पास मशीनरी डिस्पोजल के क्रेडिट साइड पे आएंगे। क्रेडिट साइड पे उसकी एंट्री होगी, जितने हम जब भी मशीनरी को डिस्पोज करना है, मतलब हमारे पास मशीनरी डिस्पोजेबल अकाउंट में मशीनरी आ गई है, तो अब जब भी हम इस मशीनरी को डिस्पोज करेंगे यानी कि बेचेंगे, आगे जो भी करेंगे, तो उसके बदले आने वाले पैसे क्योंकि कैश अकाउंट में आने हैं। ठीक है, ठीक है, इसके उसके इसी वजह से यहाँ पे जो हमारे पास एंट्री होती है इन सारी चीज़ों की, कि जो हमारे पास इसके बदले क्या कहते हैं डेप्रिसिएशन इकट्ठी होती है या फिर इसके बेचने के बाद जो पैसे आते हैं, वो सारी की सारी एंट्री क्रेडिट साइड पे हो रही होती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से मशीनरी जा रही है, ठीक है, क्रेडिट हो रही है और उधर से जो है उसके बदले हमारे पास चीज़ें आती जा रही हैं। ठीक है, तो अब जो पैसे हमने इकट्ठे किए हुए थे वो हमने मशीनरी डिस्पोजेबल अकाउंट में पहले डाले, कितने होंगे, 40,000 रुपए क्रेडिट साइड पे आएँगे। ठीक है, और दूसरा क्या होगा कि साथ में जो 55,000 की बिकी है मशीन, तो उसकी भी एंट्री यहाँ पे क्रेडिट साइड पे होगी कि यहाँ से मशीनरी गई डिस्पोजेबल अकाउंट से और उसके बदले जो कैश आया है वो कैश अकाउंट में डेबिट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब सिंपल सी बात मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे 1 लाख की एंट्री डेबिट साइड पे होगी और क्रेडिट साइड पे एक तो 40,000 की एंट्री होगी, टोटल मिला के डेप्रिसिएशन 40,000 है और दूसरी 55,000 की एंट्री होगी और फिर हम इसको बैलेंस करेंगे। ये देख लें आप। ठीक है, मशीनरी हमारे पास आ गई 1 लाख की, ये डेप्रिसिएशन 40,000 और ये हमारे पास कैश जो रिसीव हुआ है 55,000। अब दोनों साइडें बराबर करनी है, ये साइड 95,000 है, ये 1 लाख है, तो यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर लगेगा 5,000 का और यही हमारा प्रॉफिट लॉस है, जिससे ये पता चल रहा है कि मशीनरी हमारी लॉस में गई है।
ठीक है। जब भी हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड पे बने डिस्पोजल अकाउंट में, तो उससे पता चलता है कि लॉस हुआ है, और जब भी वो डेबिट साइड पे बने तो पता चलता है कि फायदा हुआ है। ठीक है, प्रॉफिट नहीं हुआ, इस बार हमें लॉस हुआ है, क्योंकि मशीनरी 1 लाख की थी, डेप्रिसिएशन इकट्ठे करने के बावजूद, कैश पे बिकने के बावजूद हमें 5 लाख रुपए का नुकसान, 5,000 का सॉरी नुकसान हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास है चैप्टर मॉड्यूल नंबर 11। मॉड्यूल नंबर 11 में से भी हमारे पास थ्योरी बेस्ड कोई क्वेश्चन नहीं है। हमारे पास सारे जो क्वेश्चन है वो कैलकुलेशन वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर एबीसी ट्रेडर्स, ओपनिंग बैलेंस है डेटर्स कंट्रोल अकाउंट का 1 लाख रुपए। ठीक है। दूसरा हमारा टोटल सेल हुई है जो 40,000 रुपए की हुई है, फिर परचेज जो हमने टोटल किया है वो 30,000 रुपए है, कैश हमने जो रिसीव कर लिया है कस्टमर से वो 20,000 रुपए है, पेमेंट हमने जो अपने सप्लायर्स को कर दी है वो 25,000 रुपए है, डिस्काउंट हमने जो अपने कस्टमर्स को दिया है वो 10,000 है, और जो डिस्काउंट हमने अपने जो है वो सप्लायर से रिसीव किया है वो 15,000 है, और ट्रेड डिस्काउंट चाहे ये दिया है चाहे ये लिया है, जब इसकी एंट्री ही नहीं होनी, जब अकाउंट बनना है तो फिर आपको इसके में सर खपाने की जरूरत ही नहीं है। याद रखिएगा, मैं बार बार कहती हूँ कि तब जब इसकी एंट्री अकाउंट में होनी हो, तब नहीं होगी। लेकिन अगर उन्होंने सिर्फ कैलकुलेशन का बोला हो तो फिर माइनस होगा। ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि अब अकाउंट बनाना है, कि उन्होंने उन्होंने बोला है कि डेटर्स कंट्रोल अकाउंट बनाएं, तो इस वजह से इसकी एंट्री नहीं होनी। अब डेटर्स और क्रेडिटर्स कंट्रोल अकाउंट का ये चैप्टर है आपका। तो डेटर्स कंट्रोल अकाउंट में आपका सिंपल सी बात है कि डेबिट साइड पे वो सारी अमाउंट्स आएंगी कि जिनकी वजह से आपके या तो डेटर्स इंक्रीज हो रहे हैं या मेंटेन रह रहे हैं। ठीक है। और क्रेडिट साइड पे जिनकी वजह से आपकी डेटर्स कम हो रहे हैं, वो एंट्री होगी। ठीक है। तो अब इसमें से कौन कौन सी एंट्री हो सकती है, यानी ओपनिंग बैलेंस आपका जो डेटर्स का है वो किस साइड पे आएगा, डेबिट साइड पे आएगा 1 लाख रुपए। मजीद आपकी जो टोटल सेल हुई है यानी डेटर्स इंक्रीज हुए हैं तो ये भी डेबिट साइड पे 40,000 आएगा। परचेज जो आपने की है इसका डेटर से कोई ताल्लुक नहीं है, ये तो क्रेडिटर से ताल्लुक होता है, इसको इग्नोर करेंगे। कैश हमने रिसीव किया है अपने कस्टमर से 20,000 रुपए, मतलब कि डेटर्स कम हो गए, इसकी एंट्री होगी क्रेडिट साइड पे। कैश हमने पेमेंट किया सप्लायर को, तो इसका कोई ताल्लुक नहीं है डेटर्स कंट्रोल अकाउंट से, इसको कर देंगे इग्नोर। डिस्काउंट हमने अलाउ किया है अपने डेटर्स को, इसका मतलब है डेटर्स कम हुए हैं, तो इसकी एंट्री हो जाएगी क्रेडिट साइड पे। डिस्काउंट जो रिसीव किया है इसका डेटर कंट्रोल अकाउंट से कोई ताल्लुक नहीं, और ट्रेड डिस्काउंट का भी कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है। तो ये हमारे पास बस इसको अब हमने प्लस कर देना और दोनों साइडें बराबर करनी है। ओपनिंग बैलेंस और सेल इस साइड पे थी 1,40,000, और बाकी ये जो हमने कैश पे रिसीव किया है, जो डिस्काउंट दिया है वो इस साइड पे था। अब दोनों साइडों को बराबर करना है, 1,40 ये है तो 1,40 ये भी होना चाहिए। ठीक है। तो कितना कम है, 1,10 कम है, तो 1,10,000 हमारा बैलेंसिंग फिगर है, जो कि हमारा क्लोजिंग बैलेंस बन जाएगा। बस ये हमारा डेटर्स कंट्रोल अकाउंट तैयार है। अब इसी तरीके से दूसरा उन्होंने क्रेडिटर्स कंट्रोल अकाउंट बनाने को बोला है, बाकी सारा कुछ वही है। ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, ओपनिंग बैलेंस क्रेडिटर्स का है तो क्रेडिट साइड पे लिखना है। अब वही बात है कि अब ये क्रेडिटर्स का है ना, तो क्रेडिटर्स की नेचर क्या होती है, लाइबिलिटी है तो क्रेडिट होती है, तो जो ऐड होने वाले हैं वो हमारे पास क्रेडिट साइड पे लिखे जाएंगे, जो माइनस हो रहे हैं वो डेबिट साइड पे लिखे जाएंगे। तो ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड पे लिखा है 1 लाख। ठीक है। जो सेल हुई है ये डेटर से ताल्लुक था तो इसको इग्नोर कर देंगे। परचेज हुई है हमारी तो इसको हम क्रेडिट साइड पे लिखेंगे, क्योंकि इसकी वजह से हमारे जो है वो इंक्रीज हुए हैं। ठीक है। कैश हमने रिसीव किया कस्टमर से, ये डेटर से ताल्लुक था, इसको यहाँ पे इग्नोर करेंगे। कैश पेमेंट हमने की है अपने सप्लायर्स को 25,000 रुपए, इसका मतलब है हमारे क्रेडिटर्स कम कम हुए हैं, तो इसकी एंट्री डेबिट साइड पे होगी। ठीक है। डिस्काउंट अलाउ किया है तो ये डेटर से ताल्लुक था, यहाँ पे नहीं लिखे जाएंगे। डिस्काउंट रिसीव किया है हमने 15,000 रुपए, मतलब हमारे क्रेडिटर्स कम हुए हैं, इसको हम डेबिट साइड पे लिखेंगे। ट्रेड डिस्काउंट का कोई ताल्लुक नहीं है। अब हम इसका बैलेंसिंग फिगर निकाल लेते हैं। ठीक है। ये देखिए हमारे ओपनिंग बैलेंस 1 लाख रुपए, और हमने मजीद जो परचेज की 1,30,000, 1,30,000 इधर हो गया। अब इधर कैश जो दिया है और जो डिस्काउंट रिसीव किया दोनों मिला के हमारे पास कितना हो गया, 40,000। तो कितना कम है, 90,000 कम है, तो ये 90,000 हमारा बैलेंसिंग फिगर, और यही हमारा क्लोजिंग बैलेंस अकाउंट तैयार है। तो इसमें से आपके मतलब मेन ये अकाउंट्स आते हैं। ठीक है। ये दो अकाउंट्स मेन पेपर में आपको मैं बता दूं यही दो आते हैं। ये जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 7 मैं करवा देती हूँ, पर ये मोस्टली हमारे पास पेपर में नहीं आता, बल्कि आपकी असाइनमेंट्स में आता है। ठीक है। फिर भी मैं करवा देती हूँ, क्योंकि इतना लंबा क्वेश्चन पेपर वाले अफोर्ड नहीं कर सकते लिखना। ठीक है। वो उन्होंने इतना लंबा क्वेश्चन नहीं दिया होता। बहरहाल यहाँ पे उन्होंने कहा है कि हमने करना क्या है, नीचे दी हुई इन्फॉर्मेशन के मुताबिक सेल जर्नल और सेल रिटर्न जर्नल बनाना है। ठीक है। जर्नल बनाना है, जर्नल एंट्रीज करनी है हमने यहाँ पे। पहली क्या है हमारे पास, 10 जुलाई 2020 की एंट्री है कि 10 टेबल, ठीक है, जिनमें से हर एक की प्राइस 200 रुपए थी, हमने क्रेडिट पे बेचे हैं किसको, मिस्टर अली को। ठीक है। उसके बाद हमने 15 टेबल उसी दिन, ठीक है, 15 टेबल जिनकी कीमत 300 रुपए पर टेबल थी, बेचा है हमने कैश बेसिस पे किसको, मिस्टर अली को। नेक्स्ट क्या है, 15 जुलाई को 5 टेबल मिस्टर अली की तरफ से वापस आ गए हैं, जो हमने क्रेडिट पे बेचे थे 10 जुलाई को। ठीक है। उसमें से हमारे पास 5 टेबल वापस आ गए हैं। ठीक है। 10 टेबल रिटर्न फ्रॉम मिस्टर अली विच सोल्ड ऑन द कैश बेसिस। ठीक है। देखिए आप 10 हमने क्रेडिट पे बेचे थे, 15 हमने कैश बेसिस पे बेचे थे। ठीक है। तो जो हमने उधार पे बेचे थे 5 उनमें से वापस आ गए हैं, जो हमने पैसों पे बेचे थे 10 उसमें से वापस आ गए हैं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या हुआ है कि जुलाई में
जुलाई 20 जुलाई को कौन सी एंट्रीज है कि 20 टेबल्स हमने बेचे हैं क्रेडिट बेसिस पे, किसको, मिस्टर अहमद को। 40 जो चेयर्स हैं वो हमने कैश बेसिस पे बेची हैं, हर एक की कीमत 90 रुपए है, ठीक है, मिस्टर अहमद को। 30 चेयर्स हमने बेची हैं, 95 रुपए की एक चेयर थी कैश बेसिस पे, मिस्टर अफजल को। 25 जुलाई को क्या हुआ कि 10 टेबल जो है मिस्टर अहमद की तरफ से हमें वापस आ गए हैं, जो हमने क्रेडिट बेस पे बेचे थे, याद रखिएगा। अब ये फर्क क्यों याद रखना है, क्योंकि कीमत अलग अलग है सबकी, ठीक है। और 25 चेयर जो हमने मिस्टर अहमद को बेची थी कैश बेसिस पे, वो वापस आ गई हैं। अब हमने इनकी जर्नल एंट्रीज करनी है, ठीक है। जर्नल एंट्रीज कैसे होंगी इनकी, अब यहाँ पे जर्नल एंट्रीज करके हमने, ठीक है, सेल जर्नल और सेल रिटर्न जर्नल बनाना है उनका, ठीक है, सेल जर्नल और सेल रिटर्न जर्नल बनाना है। तो यहाँ पे अभी आप ये देख लें कि मिस्टर अली को हमने यहाँ पे, अब पहले क्या बात है कि यहाँ पे एक चीज याद रखिए कि जब भी हमने जर्नल बनाने होते हैं तो उसका कैश की एंट्री से कोई ताल्लुक नहीं होता है। यानी कि कैश वाली जितनी भी यहाँ पे ट्रांजेक्शन थी सबको इग्नोर करना है आपने, ठीक है। क्योंकि कैश बुक में हम अपनी सारी कैश की जर्नल लिखते हैं और जर्नल के अंदर हमारे पास सिर्फ क्रेडिट की एंट्रीज होती हैं। तो पहली बात तो ये कि जो रिटर्न में वापस आई हैं या हमने बेची हैं, कैश वाली तो गई भाड़ में, ठीक है, उनको तो गोला मारो। हमने बात करनी है यहाँ पे 10 टेबल्स की, जो कि हमने 10 जुलाई को बेचे हैं, ठीक है। 200 का सॉरी एक था, तो 10 बेचे तो टोटल मिला के कितने के बिके, 2000 के, ठीक है। तो सीधी सी बात है कि 2000 की हमारी सेल हुई है, नाम क्या है, मिस्टर अली, और डेट हम लिख देंगे, ठीक है। सिंपली हमारे सेल जर्नल में पहला क्या है, मिस्टर अली, देखिए ये देखिए मिस्टर अली नाम है, ठीक है। हमारे पास 10 टेबल हमने बेचे, हर टेबल 200 को तक, टोटल अमाउंट कितना है, 2000 रुपए, और ये हमने साथ में डेट लिख दी। दूसरी हमारी जो क्रेडिट पे एंट्री हुई थी वो कौन सी थी, मिस्टर अहमद को हमने 20 टेबल बेचे थे, हर टेबल 250 रुपए का था, तो पूरी अमाउंट कितनी हो गई, 5000 रुपए। तो ये हमारे पास इसका टोटल हो गया सेल का। अब सेल रिटर्न का कौन सा, सिर्फ जो हमारी क्रेडिट पे बिकी हुई थी और वापस हो गई, सिर्फ वही 5 टेबल हमारे मिस्टर अली ने हमें वापस कर दिए, 200 का एक था तो 1000 रुपए की ये वापसी हो गई, और मिस्टर अहमद ने 10 टेबल हमें वापस कर दिया, 250 का एक था, मतलब 2500 की ये वापसी हो गई, ठीक है। इसका मिला के टोटल हो गया 3500। तो ये इतनी सी एंट्री होती है। इसकी मेन चीज क्या थी, आपको ये पता होना चाहिए कि जब जर्नल बनाए जाते हैं तो उसमें कभी भी कैश की एंट्रीज नहीं की जाती हैं, ठीक है। बस ये इसमें से मेन काम था। बाकी वैसे ये मैं आपको बता दूं कि ये मोस्टली आपका क्वेश्चन आता है तब जब आपने जो है वो असाइनमेंट बनानी होती है, ये पेपर में इस तरह के क्वेश्चन नहीं आते। बाकी नेक्स्ट उन्होंने अगेन वही, अब परचेज और परचेज रिटर्न है, कोई हिसाब किताब चेंज नहीं हुआ, ठीक है। तो अब परचेज और परचेज 10 टेबल हैं, 200 रुपए का एक था और हमने क्रेडिट पे बेचे मिस्टर अली को, वही बात। अब ये कैश पे बेचे तो कैश वाली को इग्नोर करते जाएंगे, बिल्कुल सेम ही एग्जांपल है, इसमें कोई फर्क नहीं है। मैं आपको क्या बताऊं अब इसमें, ठीक है, मतलब टाइम ही वेस्ट करने वाली बात है कि सिंपल ही अब बात वही है, अभी अमाउंट भी वही है, सब कुछ वही है, वैसा ही लिखना है, फाइनल भी वही बनना है। सिर्फ अब तब वहां पे सेल थी, अब यहाँ पे परचेज है, और कोई भी फर्क नहीं है। अब भी हमने क्या करना है कि अपने कैश वालों को इग्नोर करना है और वो लिखना है, और देख लें अमाउंट भी सेम है और सब कुछ सेम है, तो फिर मैं इसमें क्या बताऊँ आपको, आगे चलते हैं, ठीक है। मॉड्यूल नंबर 12 है हमारे पास। मॉड्यूल नंबर 12 में आपके पास पहला क्वेश्चन दिया गया है आपके पास थ्योरी बेस, कि थ्योरी बेस आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि आपने जो है वो इन सारी टाइप्स ऑफ एरर्स को जो है वो एक्सप्लेन करना है, और एग्जांपल्स के साथ आपने इनको एक्सप्लेन करना है। ये हमारे पास वो सारी एरर्स होती हैं, 5 एरर्स, जिनकी वजह से हमारा बैलेंसिंग जो बैलेंस ट्रायल बैलेंस जिसे कहा जाता है उसमें मिस्टेक नहीं होती है, ठीक है। यानी कि ये हमारी गलती होती है लेकिन उसके बावजूद हमारा ट्रायल बैलेंस बराबर रहता है, ये वो सारी मिस्टेक्स हैं। तो इसका क्वेश्चन मैंने उस वक्त भी, जब मैंने लेक्चर इसका जो अपलोड किया है, यानी कि मैंने जो ग्रैंड वीडियो बनाई उसमें भी बताया कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपने इग्नोर नहीं करना बिल्कुल भी, ठीक है। इसको अच्छे से तैयार करना है, ये सारी की सारी एरर्स, ठीक है। वैसे मैं आपको बता देती हूँ कि एरर ऑफ ओमिशन कहते हैं जब आप कोई एंट्री करना बिल्कुल भूल जाएं, कि आपने कोई चीज बेची या कोई खरीदी लेकिन आप उसे बिल्कुल एंट्री करना ही भूल जाएं। एरर ऑफ कमीशन होता है कि आपने मेन हेड ठीक लिखा है पर आप उसका मतलब अकाउंटिंग हेड है वो गलत कर दें। एरर ऑफ प्रिंसिपल होता है कि आप टोटली पूरे किसी एक नई कॉलम में जाकर लिख दें, यानी मेन हेड भी गलत है, दूसरा एरर भी गलत है, ठीक है। उसके बाद एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री जो है वो हमारे पास होती है कि हमने मतलब अमाउंट गलत कर दी होती है, ठीक है। जैसे मतलब अमाउंट कुछ और लिखनी थी पर अमाउंट कुछ और लिख दिया। कंपेंसेटिंग एरर ये होती है कि एक से ज्यादा गलतियां आपने की हैं, ठीक है। कोई एक से ज्यादा गलतियां की हैं लेकिन वो मिला के दोनों साइड अगर बराबर बन रही है कि क्रेडिट साइड की और डेबिट साइड की गलती बराबर है, तो उसको हम कंपेंसेटिंग एरर कहते हैं। बाकी मजीद एक्सप्लेन मैंने वहां पे किया हुआ है, ठीक है, तो वहां से देख लीजिएगा या हैंड आउट से इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, क्योंकि मैंने मेरा मेन मकसद है आपको जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वो सॉल्व करवाना और बताना कि इस तरीके से क्वेश्चन आएगा, इसलिए मैं इस पे फोकस कर रही हूँ ताकि वीडियो बहुत लंबी ना हो और हमारा जल्दी जल्दी कवर हो जाए। नेक्स्ट है, व्हाट ओरिजिनल जर्नल एंट्रीज शुड हैव बीन पास्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस, कि अब इसमें किस तरह से जर्नल की एंट्रीज होगी इन दोनों सिचुएशन में। रेंट इनकम रिसीव हुई है थ्रू चेक 30,000 रोंगली डेबिटेड टू द कैश अकाउंट, ठीक है। इनकम हमने रिसीव की थी जब, तो हमने चेक के जरिए रिसीव की थी पर गलती से हमने कैश अकाउंट में डाल दिया। अब ये वो गलती है
कि जिसमें हमने अकाउंटिंग हेड गलत कर दिया। ठीक है? तो हमने अब क्या करना है, ठीक कैसे हो सकता है कि ज़ाहिर-सी बात है चेक वाले अकाउंट में गलती से सॉरी कैश अकाउंट में गलती से डाल दिए हैं, तो कैश अकाउंट को कर लेंगे क्रेडिट ताकि उसमें से निकल आएँ और चेक अकाउंट वाला जो यानी कि बैंक अकाउंट जिसे कहते हैं, उसे करेंगे डेबिट तो ये गलती ठीक हो जाएगी। इसी तरीके से रेंट इनकम रिसीव्ड थ्रू कैश, कैश के ज़रिए रिसीव हुए हैं, गलती से बैंक अकाउंट में डाल दिए हैं, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे बैंक अकाउंट को करेंगे क्रेडिट, वहाँ से निकालेंगे और कैश अकाउंट को कर देंगे डेबिट, तो ये हमारी गलती ठीक हो जाएगी। सिंपली उन्होंने बोला जर्नल में एंट्रीज़ कैसे होंगी वो बतानी है। तो ये मैंने आपके सामने पहले ही बता दी और यहाँ पे बिल्कुल वैसे ही लिखा हुआ है। ठीक है? तो यहाँ पे इस तरीके से हमारे पास ये चीज़ होनी है। बाकी यहाँ पे देखें अब यहाँ पे उन्होंने दूसरा अकाउंट रेंट इनकम अकाउंट का बनाया है बट इस तरीके से नहीं। बैंक अकाउंट से आपके क्या है बैंक अकाउंट में डेबिट हो रहे हैं लेकिन निकालने आपने कहाँ से हैं? कैश अकाउंट में से निकालने हैं। तो यहाँ पे रेंट इनकम अकाउंट नहीं, ठीक है? क्योंकि आपने जो है वो देखें क्या कर दिया रेंट इनकम रिसीव हुई है ना हमने तो डेबिट कर दिया कैश के अंदर, ठीक है? तो इस वजह से उन्होंने रेंट इनकम का अकाउंट मतलब उसे वो बोल रहे हैं कि रेंट इनकम के तौर पर वो कैश अकाउंट में गया, ठीक है? तो लेकिन अगर आप यहाँ पे कैश अकाउंट को इटसेल्फ कैश अकाउंट क्योंकि कैश अकाउंट में भेजे है ना आपने, लेकिन क्योंकि वहाँ पे मेंशन हुआ होता है कि ये फलां चीज़ की वजह से कैश आया, तो इस वजह से उन्होंने रेंट इनकम लिखा लेकिन सिंपल सी बात है कि कैश के अकाउंट में हमने भेजे हैं उसे आप डेबिट कर दो। तो इतने लंबे रफड़ों में पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपने गलती से बैंक अकाउंट में भेजे थे, तो बैंक अकाउंट को आप यहाँ पे क्रेडिट करोगे, ठीक है? और जहाँ पे डेबिट करना है वो रियल अकाउंट वहाँ पे लिख दोगे। उसके बाद नेक्स्ट भी एग्जांपल बिल्कुल वैसी ही है कि रेंट रिसीव किया है हमने कै चेक के ज़रिए, ठीक है? और हमने गलती से डेबिट कर दिया है कैश अकाउंट में, ठीक है? दूसरी भी ऐसे ही है कि 5,000 हमने पेमेंट कैश के ज़रिए ली है लेकिन हमने बैंक अकाउंट में भेज दी है, तो सेम वही एंट्री जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया, ठीक है? बैंक अकाउंट में डेबिट करो, कैश से निकाल लो, कैश में डेबिट करो, बैंक से निकाल लो। तो यहाँ पे इस तरीके से ये गलतियाँ ठीक हो जाएँगी। इस तरीके से ही आपके पास इसकी छोटी-छोटी एग्जांपल्स पेपर में आ सकती हैं। नेक्स्ट है मॉड्यूल नंबर 13। मॉड्यूल नंबर 13 जो है ये आपका बिल्कुल वैसा ही है जैसा इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट हमने मिड टर्म में देखी थी। लेकिन इस बार हमारे पास इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट का जब क्वेश्चन आएगा तो साथ में 1-2 एरर्स होंगी उनको ठीक करके बनानी होगी। बस ये बात है और कुछ भी नहीं है। ठीक है? इसमें से अब पहला कौन-सा है कि वैसे तो इसमें से क्वेश्चन नहीं आता मोस्टली पेपर में चैप्टर नंबर 13 में से। बहुत ही कम होता है कि ऐसा आए। लेकिन पहला क्वेश्चन क्या है कि हमारे पास इन्फॉर्मेशन दी गई है बीसी ब्रदर्स की ग्रॉस सेल जो टोटल हुई है वो 1,10,000 है। कुछ चीज़ें जो हमारे पास उसमें से वापस आ गई हैं रिटर्न इनवर्ड्स वो 10,000 की, रिटर्न आउटवर्ड्स यानी हमने कोई चीज़ें जिनसे खरीदी हुई थी उनको वापस की हैं जो 20,000 की और जो ग्रॉस हमने परचेज़ेज़ की थी पूरे साल के दौरान वो 1,40,000 की थी। अब हमने यहाँ पे नेट सेल्स अपनी निकालनी है, तो नेट सेल कैसे निकलेंगी? ग्रॉस सेल में से जो वापस की हैं हमने वापस आई हैं वो बीच में से माइनस कर देंगे। तो 1,10,000 में से 10 माइनस हो जाएगा तो नेट सेल निकल आएँगी 1,00,000 रुपए। सिंपल सी कैलकुलेशन थी। नेक्स्ट क्या है कि 2 इन्फॉर्मेशन हमारे पास कि कैपिटल हमारे पास स्टार्ट में था 1,00,000 रुपए और साल के दौरान जो है उसमें से 20,000 रुपए निकाल लिया गया है। तो अब हमने जो है उसके बाद नीचे क्या बोला गया कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ क्लोजिंग कैपिटल कि साल के एंड पे कैपिटल कितना है ये हमने कैलकुलेट करना है। लेकिन साथ में एक और चीज़ भी लिखा गया है कि प्रॉफिट जो हमें हुआ है साल के दौरान वो 50,000 का है। इसका मतलब है कि प्रॉफिट ऐड होगा और ड्राइंग माइनस होगी और हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगा 1,30,000 रुपए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास के सैलरी हमने पे की है, ठीक है, इन एडवांस, ठीक है, साल के एंड पे हमने एडवांस में 50,000 रुपए दिए हैं, ठीक है, उसके बाद आउटस्टैंडिंग रेंट जो हमारा अभी तक रहता है रेंट, ठीक है, एट द एंड ऑफ द पीरियड वो 15,000 रुपए है, ठीक है, सैलरीज हमने एडवांस में पे कर दी हैं अपने जो वर्कर्स हैं उनको उसकी एंट्री करनी है पहली और दूसरी हमने एंट्री किस चीज की करनी है, हमने एंट्री करनी है कि हमने हमारा रेंट अभी साल खत्म हो गया और रहता है तो उसकी एंट्री करनी है, ठीक है। तो ये हमने हमने एडजस्टिंग एंट्रीज इनकी देनी है। तो कैसे आएँगी? पहले हमने एडवांस में सैलरी दी है तो, ठीक है, प्रीपेड सैलरी का एक अकाउंट बनेगा, ठीक है, उस अकाउंट में पैसे जाएँगे और सैलरीज़ के एक्सपेंस के अकाउंट से पैसे निकल जाएँगे। ठीक है, ये एडवांस सैलरीज़ है, ठीक है? और दूसरे हमारे पास रेंट एक्सपेंस है क्योंकि रेंट एक्सपेंस का अकाउंट रेंट एक्सपेंस अभी तक क्योंकि क्लियर नहीं हुआ क्लियर तो एक्सपेंस इंक्रीज़ हो रहा है, ये अकाउंट डेबिट होगा और आउटस्टैंडिंग है अभी तक आउटस्टैंडिंग रेंट का एक अकाउंट बनेगा और उसमें वो क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है? जिसमें हम लिखेंगे कि अभी तक हमारा ये स्टिल रहता है, हमने अभी ये प पे करना है, अनपेड है। नेक्स्ट है हमारे पास फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल इन द ट्रायल बैलेंस। अब ये जो मैं आपको बता रही थी कि इस चैप्टर का मेन चीज ये है कि आपको ट्रायल बैलेंस पहले तो ये होता था कि ट्रायल बैलेंस दिया गया है जनाब अब इस पे आप क्या करें कि मतलब इनकम स्टेटमेंट बना लें या बैलेंस शीट बना लें या कुछ भी ऐसा, ठीक है। लेकिन अब क्या होता है कि साथ में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी है कि उसको एडजस्ट करने के बाद आपने उसमें से या तो मतलब जो भी बनाना होता है वो बनाने होती है। अब यहाँ पे क्या है कि हमारे पास बैंक में कैश है 1,00,000 रुपए, डेटर्स है हमारे 2,00,000 रुपए के, अकाउंट्स पेएबल यानी कि हमारे क्रेडिटर्स हैं 3,00,000 रुपए के, शॉर्ट टर्म हमने जो लोन लिया हुआ है 4,00,000 रुपए, सैलरीज जो हमने पे अभी करनी है 5,00,000 रुपए हैं। उसके बाद रेंट एक्सपेंस है हमारा 2,50,000 रुपए, इंश्योरेंस एक्सपेंस है हमारा 4,30,000 रुपए, ओपनिंग स्टॉक जो हमारे पास था वो 2,10,000 का था। अब मजीद इन्फॉर्मेशन भी है हमारी कि साल के दौरान हमारे 40,000 रुपए बैड डेट्स हो चुके हैं, इंश्योरेंस
पेड इन एडवांस एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, हमने एडवांस में जो है वो पे कर दी है अपनी इंश्योरेंस 50,000 रुपए। और अकर्ड रेंट है हमारा, अकर्ड रेंट एक्सपेंस, ठीक है, ड्यू रेंट है, यानी साल के एंड पे जो है वो हमने 90,000 रुपए अभी तक रेंट देना है, ये भी उसमें ऐड किया जाएगा, यानी ये उसमें से निकाले हुए नहीं है, ये मजीद उसमें ऐड करने वाला है, यानी पहले जो था वो था, उसमें मजीद ये ऐड या माइनस करनी है ये सारी चीजें, ठीक है। करने के बाद अब करना क्या है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटीज टू बी शोन इन द बैलेंस शीट। हमने करंट एसेट इसमें से कैलकुलेट करने हैं और करंट लायबिलिटीज कैलकुलेट करनी है। अब करंट एसेट में क्या चीज होगी, कैश एट बैंक, जाहिर सी बात है, पहले सबसे पहले ये ऐड होगा। उसके बाद सन्ड्री डेटर्स टोटल कितने हैं, 2 लाख के, इस 2 लाख में से 40,000 निकाल देंगे क्योंकि वो बैड डेट हो चुके हैं। तो पीछे हमारे पास डेटर्स कितने हैं, 1,60,000 रुपए, वो ऐड हो जाएंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास, क्योंकि अभी तक हम करंट एसेट की बात कर रहे हैं, करंट एसेट्स में और क्या चीज आ जाती है, करंट एसेट्स में हमारे पास और ऐसा जो है ओपनिंग स्टॉक था, ठीक है, ओपनिंग स्टॉक 2,10,000 का वो ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास तीन चीजें करंट एसेट्स की हैं, इनको हम आपस में ऐड कर लेंगे, ठीक है। और जो बैड डेट्स हुए हैं वो माइनस हो रहे हैं, मैंने आपको पहले बता दी, ठीक है। कैश एट बैंक कितना, 1 लाख रुपए है। सन्ड्री डेटर्स थे 2 लाख, उसमें से 40,000 बैड डेट्स के माइनस हो जाएंगे, 1,60,000, और ये इसमें जो है वो ऐड हो जाएगा। और सॉरी, क्योंकि हम यहाँ पे करंट एसेट्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे इन्होंने स्टॉक क्यों नहीं ऐड किया, जस्ट अ सेकेंड। अच्छा, ओपनिंग स्टॉक था, क्लोजिंग होता तो हमने ऐड करना था, क्योंकि साल के एंड पे बैलेंस शीट बनाई जाती है ना, साल के एंड पे बैलेंस शीट बनाई जाती है, और ये स्टॉक तो ओपनिंग लिखा हुआ है, तो ओपनिंग स्टॉक था तो साल के दौरान वो तो यूज हो गया होगा, तो उस ओपनिंग स्टॉक को हम इस तरह से ऐड नहीं कर सकते, इस वजह से यहाँ पे ये ओपनिंग स्टॉक ऐड नहीं हुआ, सॉरी, ठीक है। तो बाकी ये क्या है कि इसमें हमने जो इंश्योरेंस एडवांस में पे कर दिए, तो जो पैसे हमने एडवांस में किसी को दिए होते हैं, तो वो हमारा क्या होते हैं, एसेट होते हैं ना, करंट एसेट है हमारा कि हमने एडवांस में पेमेंट की हुई है, तो वो इसमें हो जाएंगे ऐड, और ये 3,10,000 रुपए हमारे पास करंट एसेट है। अब करंट लायबिलिटीज अगर देख ली जाए हमारे पास, तो अकाउंट पेएबल हमारा कितना है, 3 लाख रुपए है, ठीक है। इन 3 लाख में हमने और जो उसके अलावा हमारे पेएबल कौन से है, शॉर्ट टर्म लोन है, ठीक है, 4 लाख रुपए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो बाकी है रेंट एक्सपेंस है, ये एक्सपेंस है हमारे पास, ठीक है, हम लायबिलिटीज गिन रहे हैं अपनी, ठीक है। इंश्योरेंस है, ये भी हमारे पास एक्सपेंस है, इसको हमने इसमें नहीं गिनना है, ठीक है। तो ये चीजें इसमें नहीं आएंगी। हमारे पास सैलरीज पेएबल, सॉरी, क्योंकि करंट करंट में मतलब हमारे पास वो डेली के एक्सपेंस जो होते हैं ना, डेली के करंट लायबिलिटीज है हमारी, ठीक है। तो वो इसमें हमने करंट वाली ऐड करनी है कि अकाउंट पेएबल हमारा 3 लाख था पहले, शॉर्ट टर्म लोन जो हमने लिया हुआ जो वापस करना है, वो सैलरीज जो है, क्योंकि ये अब ये डेली बेस वाले लॉन्ग टर्म नहीं है, ठीक है, तो ये वाले इसमें ऐड हो जाएंगे। अकर्ड रेंट एक्सपेंस जो है 90,000 रुपए, वो इसमें ऐड हो जाएगा। मैं आपको यहाँ पे एक और चीज भी बता दूं आपकी, कि हम जब पेएबल्स की बात करते हैं, अब यहाँ पे ये चीज़ भी देखिएगा कि अब यहाँ पे आप लोगों का ये सवाल हो सकता है कि मैम ये तो एक्सपेंस है, तो लायबिलिटीज़ में क्यों लिख रहे हैं? ठीक है? अब याद रखिए कि जब हम लायबिलिटीज़ की बात करते हैं, तो हम लायबिलिटीज़ कहते हैं कि हमारे हर वो अमाउंट जो हमने किसी को वापस करनी है, ठीक है? वो हमारी लायबिलिटी होती है, ठीक है? तो जब तक हमने उसे वापस नहीं किया, तो हम उसे एक्सपेंस में भी लिख रहे होते हैं। हम क्या कहते हैं कि हमारे सैलरीज़, हमारी बिजली के बिल, सब कुछ ये एक्सपेंस है हमारे, ठीक है? लेकिन जब हम उनकी पेमेंट करते हैं, साथ-साथ हम उन्हें लायबिलिटीज़ में से भी तो कम कर रहे होते हैं ना, कि स्टिल ये हमारे एक्सपेंस हैं, बट ये हमारी लायबिलिटीज भी हैं, ठीक है। तो इस वजह से कि इनमें से वो चीजें जो शॉर्ट टर्म में हमारी सैलरीज हैं, हर बार हमने करनी होती हैं, ठीक है। तो सैलरीज हो गए, रेंट के एक्सपेंस वगैरह हो गया, ये इस वजह से करंट लायबिलिटीज में ऐड हो रहे हैं। तो इन सबको ऐड करके 12,90,000 रुपए बनेगा, तो ये करंट लायबिलिटीज हो जाएंगी हमारी, ठीक है। लेकिन ये एडजस्टमेंट जरूर करनी है आपने, जो नीचे उन्होंने एडिशनल दिया हुआ था, ये चीज याद रखनी है। इसको इग्नोर करके सिर्फ टेबल वाला नहीं करना। वैसे ये मैंने आपको पहले भी बताया करवाने से पहले कि इस चैप्टर में से क्वेश्चन बहुत ही कम आता है पेपर में। नेक्स्ट है मॉड्यूल नंबर 14। मॉड्यूल नंबर 14 है, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल ऑफ एबीसी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस, कि ये हमारे पास उसकी कुछ इन्फॉर्मेशन है, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, ठीक है। ओपनिंग रॉ मटेरियल हमारे पास कितना था, 10,000 का था, मजीद हमने साल के दौरान 20,000 का खरीदा। इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट जो लगी वो 40,000 थी, इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट जो लगी वो 35,000 थी, क्लोजिंग जो रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है वो 5,000 है। अब हमें क्या बोला गया है कि कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज्ड, जो साल के दौरान मटेरियल यूज हो गया है, हमने सिर्फ उसकी कॉस्ट निकालनी है। तो साल के पहले हमारे पास शुरू में कितना पड़ा हुआ था, 10,000 का पड़ा हुआ था, मजीद हमने परचेज कितना किया, 20,000 का, मतलब हमारे पास टोटल स्टॉक कितना था, 30,000 का। अब 30,000 में से साल के एंड पे कितना पड़ा हुआ है, 5,000 का, इसका मतलब है कि 25,000 का हमारा यूज हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पास कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज निकल आएगी। बाकी ये इनडायरेक्ट मटेरियल, लेबर शेबर, ये आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे दिए गए हैं, क्योंकि हमें रॉ मटेरियल की कॉस्ट निकालनी थी जो कि 25,000 बनती है। नेक्स्ट है हमारे पास
फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल ऑफ एबीसी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस। प्राइम कॉस्ट जो है, अब आपको यही बात की यहाँ पे मैं कंसेप्ट अब क्लियर नहीं करूंगी। प्राइम कॉस्ट का मतलब होता है कि डायरेक्ट कॉस्ट जितनी होती है ना वो होती है, ठीक है, वो कितनी है 43,000 रुपए। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है हमारे पास 17,000 रुपए, इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है 10,000 रुपए, डेप्रिसिएशन मशीनरी की जो हुई है जो फैक्ट्री में यूज हो रही है वो कितनी है 30,000 रुपए, रेंट जो बिल्डिंग फैक्ट्री की बिल्डिंग का है वो कितना है 40,000 रुपए, और ऑफिस की बिल्डिंग का जो रेंट है वो 12,000 रुपए। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, ओवरहेड कॉस्ट, फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट यहाँ पे गिननी है। फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट का मतलब होता है जितनी भी इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है उनको हमने गिनना है। इसका मतलब है कि प्राइम कॉस्ट और डायरेक्ट लेबर कॉस्ट का तो इससे कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि इन दोनों का मतलब होता है डायरेक्ट कॉस्ट, ठीक है। अब इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट एक तो इसमें आएगी, दूसरी इसमें डेप्रिसिएशन की कॉस्ट आएगी क्योंकि ये दोनों इनडायरेक्ट होती है, ठीक है। तीसरी इसमें रेंट ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग आएगा क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के हम टोटल निकाल रहे हैं। लेकिन रेंट ऑफ बिल्डिंग ऑफिस बिल्डिंग का नहीं आएगा क्योंकि ऑफिस की बिल्डिंग का मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस से कोई ताल्लुक नहीं होता। इस वजह से यहाँ पे ये तीन अमाउंट सिर्फ इसमें ऐड होंगी, और आपके पास ये देखें तीन अमाउंट्स हमारे पास यहाँ पे ऐड होंगी, और ये 80,000 रुपए आपके पास जो फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट है वो निकल आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का ही। टोटल फैक्ट्री कॉस्ट है हमारे पास 40,000 रुपए। ओपनिंग इन्वेंट्री वर्क इन प्रोसेस जो थी 10,000 रुपए थी। क्लोजिंग इन्वेंट्री वर्क इन प्रोसेस जो है वो 30,000 है। ओपनिंग इन्वेंट्री फिनिश गुड की थी 15,000 रुपए, और क्लोजिंग इन्वेंट्री फिनिश गुड की है 17,000 रुपए। अब हमें कहा गया है कि ऊपर दिए गए बिजनेस के मुताबिक जो बैलेंस दिया गया है, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। जो चीजें बन गई हैं, मैन्युफैक्चर्ड चीजें हैं, उनकी सिर्फ कॉस्ट निकालनी है हमने, ठीक है। तो टोटल चीजें बनाने पे जो कॉस्ट, टोटल फैक्ट्री कॉस्ट आई है वो कितनी है 40,000, तो ये हो गई, ठीक है। टोटल कॉस्ट ये हो गई। अब इसमें कौन कौन सी ऐड होगी, ठीक है। इसमें ऐड होगी ओपनिंग इन्वेंट्री वर्क इन प्रोसेस, जाहिर सी बात है वो भी तो इसमें ऐड हुआ है और वो चीज बनी है इस साल में कंप्लीट हुई है, तो वो 10 इसमें ऐड हो जाएगा। और ये टोटल मिला के हमने यानी कि हमारी कितनी बन गई 50,000 रुपया हमारा टोटल लगा है कॉस्ट मैन्युफैक्चर करने पे, ठीक है। और क्लोजिंग इन्वेंट्री वर्क इन प्रोसेस कितनी पड़ी हुई है हमारे पास 30,000 रुपए, ठीक है। तो वो इसमें से हो जाएगी माइनस, तो यानी कि पूरी जो टोटल मिला के गुड्स मैन्युफैक्चर हुई हैं इस साल में वो कितनी मैन्युफैक्चर हुई हैं 20,000 की, ठीक है। टोटल हमारे पास कॉस्ट कितनी बनी थी 50 थी, 50 में से 30 का सामान तो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, ठीक है। तो पीछे 20,000 ही पीछे बचता है जिसका कंप्लीट हो गया होगा, और वो हमारे पास कॉस्ट आ गई। नेक्स्ट भी क्वेश्चन इसी के रिलेटेड ही है कि मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का है हमारे पास। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड अब यहाँ पे दी गई है, ठीक है। 30,000 रुपए हमारी चीजें बनाने पे लगा है। उसके बाद ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स के पहले से बनी हुई 10,000 रुपए की चीजें पड़ी हुई थी। क्लोजिंग इन्वेंट्री जो बनी हुई पड़ी हुई है 5,000 की है। ओपनिंग इन्वेंट्री वर्क इन प्रोसेस थी 13,000 रुपए की, और क्लोजिंग पड़ी हुई है 18,000 रुपए की। अब यहाँ पे हमने निकालनी है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कि जो चीजें बिक गई हैं उनकी कॉस्ट निकालें। तो अब यहाँ पे जो कॉस्ट इस साल में जो लगी है कितनी लगी है 30,000 रुपए लगी है। ओपनिंग कितना पहले पड़ा हुआ था 10,000 का पहले पड़ा हुआ था, टोटल मिला के कितनी हो गई 40 हो गया, ठीक है। और साल के एंड पे कितनी अभी तक फिनिश पड़ी हुई है 5,000 की पड़ी हुई है, ठीक है। तो 5,000 की जो है वो माइनस हो जाएगी, तो पीछे हमने मतलब जो बनी हुई है वो बेची है, तो 35,000 की मतलब हमारी चीजें बिक गई हैं। जैसी बात है टोटल 40 की बनी थी फिनिश गुड्स, और उनमें से 5 अभी पड़ी हुई हैं, तो 35,000 की बिक गई हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास मॉड्यूल नंबर 15। एबीसी टेक्सटाइल लिमिटेड इंपोर्टेड रॉ मटेरियल फ्रॉम यूज इन प्रोडक्शन। इंपोर्ट किया गया है बाहर से, और उसका ये बैलेंस है हमारे पास कि उसकी जो इनवॉइस प्राइस यानी कि एक्चुअल प्राइस थी वो 12,000 रुपए थी। ट्रेड डिस्काउंट उस पे हमें मिला 1,000 रुपए, ठीक है। उसके बाद अदर डायरेक्ट उस पे जो कॉस्ट लगी 2,000 रुपए की लगी। रिफंडेबल टैक्स उसका जो 350 रुपए, और सन्ड्री डेटर्स जो है वो हमारे 338 रुपए हैं। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। मैंने क्या कहा था कि जब आपने अकाउंट बनाने का बोले तो तब आपने ट्रेड डिस्काउंट कभी भी उसमें ऐड नहीं करना, उसमें से कभी माइनस नहीं होगा वो, ठीक है। लेकिन स्टिल यहाँ पे क्या है कि सिर्फ कैलकुलेशन करनी है, हमने कॉस्ट निकालनी है परचेज की। तो यहाँ पे क्या किया जाएगा कि अब देखिए 12,000 की चीज थी, ट्रेड डिस्काउंट हमें 1,000 रुपए मिला, यानी ये 1,000 रुपए माइनस हो जाएगा। उसके बाद ऊपर ये जो डायरेक्ट कॉस्ट लगी 2,000 ये ऐड होगी। रिफंडेबल टैक्स है यानी कि हमें वापस हो जाना है, इस वजह से ये उसमें से माइनस नहीं होगा, ठीक है। ये उसमें ऐड नहीं होगा, और डेटर्स का तो वैसे ही उससे कोई ताल्लुक नहीं होता, ठीक है। तो सिंपली ऊपर वाली सिर्फ तीन की चीजों का हमारे साथ ताल्लुक है, और उनको हम कर लेंगे। देखें अब ये देखें इनवॉइस वैल्यू है इसमें 12,000 की थी, 2,000 इसमें ऐड हो गया अदर कॉस्ट, ठीक है। और 1,000 रुपए ट्रेड डिस्काउंट हमने इसमें से माइनस किया, तो 13,000 की हमारी टोटल जो है वो रॉ मटेरियल आया है जो हमने बाहर से इम्पोर्ट किया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बॉट गुड्स ऑफ 20,000 ऑन कैश बेसिस फ्रॉम एलएमएन स्टोर। 20,000 की हमने कैश बेसिस पे चीजें खरीदी हैं, और दूसरी हमने बॉट गुड्स ऑफ 15,000 ऑन अकाउंट यानी 15,000 की हमने क्रेडिट पे खरीदी हैं। अब उन्होंने कहा है कि इन दोनों की एंट्री करनी है आपने दो तरीकों से, एक तो पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम से और दूसरी आपने परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम से। दोनों में जो फर्क होता है वो मैं आपको बता दूं कि पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम और परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम के अंदर ये फर्क होता है कि परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में हमारे पास क्योंकि हम डेली बेस पे एंट्री कर रहे होते हैं,
ठीक है। डेली बेस पे इसमें हम लोग एंट्री करते हैं कि जो भी सामान जब भी हम लेके आएँगे, जब भी हमारा इस्तेमाल होगा साथ-साथ एंट्री होती है। पीरियोडिक में ऐसा नहीं होता, साल के एंड पे होती है एंट्री, ठीक है। तो अब इसमें एक ये भी फ़र्क होता है और दूसरा फ़र्क ये होता है कि परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम के अंदर जब भी हमने इन्वेंटरी जब हम खरीद के लाते हैं, लिखते हैं, तो एज़ एसेट लिखी जाती है। यानी इसमें जब हम लिखेंगे तो इन्वेंटरी परचेज़ अकाउंट या तो लिखेंगे या सिर्फ़ इन्वेंटरी लिखेंगे, ठीक है, परपेचुअल के अंदर। जबकि पीरियोडिक के अंदर वो हमारा परचेज़ अकाउंट होता है, यानी कि एज़ एक्सपेंस अकाउंट, ठीक है। तो उसमें हमने सिर्फ़ परचेज़ लिखना है, जबकि परपेचुअल के अंदर हमने इन्वेंटरी परचेज़ या सिर्फ़ इन्वेंटरी लिखना है। बस ये फ़र्क होगा दोनों के अंदर। बाकी क्या है कि बॉट गुड्स हमने 20,000 की क्योंकि खरीदी है, तो गुड्स जो हमारी परचेज़ हुई हैं, वो 20,000 रुपए उसका डेबिट होगा और कैश से क्योंकि गए हैं तो कैश क्रेडिट हो जाएगा। एंट्री तो सिंपल इतनी सी है। देखें, अब अगर पीरियोडिक लिहाज से देखा जाए तो परचेज़ अकाउंट क्योंकि एज़ एक्सपेंस है, तो परचेज़ अकाउंट हमारा डेबिट होगा और कैश हमारा जा रहा है तो वो क्रेडिट होगा। ठीक है? और दूसरे में हमने परचेज़ अकाउंट 15,000 से डेबिट होगा और क्योंकि उधार पे लिए हैं तो 15,000 रुपए क्रेडिटर्स का अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है? ये पीरियोडिक तरीके से है कि यहाँ पे परचेज़ अकाउंट बना है। लेकिन अगर मैं परपेचुअल तरीके यहाँ पे उन्होंने देखा लिखा हुआ है कि यहाँ पे आप इन्वेंटरी लिखें, ये स्टॉक इन्वेंटरी या स्टॉक परचेज़ लिखेंगे तो वो गलत होगा। सिर्फ परचेज़ अकाउंट लिखना है यहाँ पे आपने। ठीक है? लेकिन परपेचुअल में या तो आपने इन्वेंटरी परचेज लिखना है क्योंकि इसे आप एज एसेट लिख रहे हो, ठीक है। एज एसेट ये डेबिट हो रहा है और कैश अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है, ठीक है। दूसरे में भी ऐसा ही, या फिर आपने सिर्फ इन्वेंटरी लिखना है, ठीक है। या इन्वेंटरी परचेज लिखो या सिर्फ इन्वेंटरी, बस ये दोनों में फर्क होता है और कोई फर्क नहीं होता है इन दोनों के दरमियान, ठीक है। बाकी एंट्री सेम है। यहाँ पे इन्होंने नीचे मेंशन किया हुआ है कि सिर्फ परचेज अकाउंट इस सिचुएशन में लिखेंगे तो वो गलत हो जाएगा, या तो हमें सिर्फ इन्वेंटरी लिखना है या इन्वेंटरी परचेज अकाउंट लिखना है। उन्होंने नोट भी नीचे दिया हुआ है, यही फर्क होता है इन दोनों के दरमियान। नेक्स्ट है हमारे पास मॉड्यूल नंबर 16। मॉड्यूल नंबर 16 हमारा पार्टनरशिप फिल्म्स के हिसाब से इसकी इन्फॉर्मेशन दी गई है कि नेट प्रॉफिट जो हमने कमाया है पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर वो 3,20,000 रुपए है, ठीक है। पार्टनर्स ना जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उनका जो बना है वो 20,000 रुपए है। पार्टनर्स की जो सैलरीज है वो 40,000 रुपए है। सेलिंग एक्सपेंस जो हमारा बना है चीजें बेचने का वो 10,000 रुपए है। पार्टनर्स ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो रिसीव किया है वो 15,000 रुपए है और एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस जो हमारे आए हैं वो 15,000 रुपए है। अब हमने अपना कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना है? डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट हमने डिस्ट्रीब्यूट जो सबके दरमियान डिस्ट्रीब्यूट होगा वो निकालना है। तो उसमें से पहले हमने सारे जो है वो खर्चे-शर्चे निकालने होते हैं। तो यहाँ पे पहली बात तो ये है कि जब हमारा प्रॉफिट निकाल लिया गया है, तो ये बात याद रखें कि नेट प्रॉफिट है ना, तो नेट प्रॉफिट का मतलब होता है कि एक्सपेंसेस उसमें से पहले ही निकाल लिए गए। ठीक है? एक्सपेंसेस उसमें से पहले ही निकल गए। इसलिए ये जो एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस है, ये सेलिंग एक्सपेंस है, वो उसमें से माइनस हुआ हुआ है। ठीक है? इसको आपने दोबारा नहीं करना। मेन चीज़ जो करनी होती है वो आपने क्या करना होता है, जो आखिर में ऐड और माइनस होते हैं वो 3 चीज़ें होती हैं। इंटरेस्ट जो ड्राइंग पे लगेगा, इंटरेस्ट जो कैपिटल पे होगा और जो पार्टनर्स की सैलरीज़ होती हैं। क्योंकि ये एंड पे इसमें हमने एडजस्ट करनी होती हैं कि हम देखेंगे कि उसके हिसाब से फिर पार्टनर्स को पैसे मिलेंगे। जो प्रॉफिट हमारे पास होता है इसमें हमने कैपिटल वाला इंटरेस्ट माइनस करना होता है, ठीक है? क्योंकि कैपिटल वाला इंटरेस्ट और जो सैलरीज़ होती हैं, वो वक़्त से पहले ही प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होने से पहले ही सबको अपना-अपना मिल जाता है। इस वजह से प्रॉफिट में से हमने वो माइनस कर देना होता है और जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो ऐड होना होता है। उसके बाद जो प्रॉफिट हमारे पास आ जाएगा उसको हमने सब में उनके रेशियो के हिसाब से डिवाइड करना होता है। तो यहाँ पे भी यही है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऐड हो जाएगा और पार्टनर्स की सैलरीज और जो कैपिटल पे इंटरेस्ट है वो माइनस हो जाएगा क्योंकि ये दो उन्होंने ऑलरेडी पहले ही ले लिए हुए हैं। ठीक है, तो ये माइनस हो जाएंगे, पीछे हमारे पास 2,85,000 है। अब ये पार्टनर्स के दरमियान डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, चाहे वो बराबरी पे होना है चाहे जो भी रेशियो उन्होंने रखी हुई है उस हिसाब से ये डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी। नेक्स्ट चीज है हमारे पास कि पार्टनर ए जो है वो उसका पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर ये इन्फॉर्मेशन है, एक बंदे का बताया जा रहा है, ठीक है, पूरे का नहीं है, कि उसका करंट अकाउंट ओपनिंग बैलेंस था। करंट अकाउंट मतलब उसका अपना अकाउंट है, ठीक है। 60,000 रुपए उसके अपने अकाउंट में थे, ठीक है। फिर प्रॉफिट शेयर ऑफ पार्टनर, उसको प्रॉफिट शेयर जो अपना मिला वो 20,000 मिला, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो उसे मिला, ठीक है, वो 10,000 रुपए मिला। तो अब हमने इसको बस उसके करंट अकाउंट में, तो जाहिर सी बात है 60 पहले था उसके पास। अब याद रखें कि ये उसका करंट अकाउंट है, ठीक है। करंट अकाउंट कहाँ पे होता है? एक ओनर की क्या है, ओनर्स इक्विटी में, ठीक है। ओनर्स इक्विटी में ये डिक्लेयर होता है। तो ओनर्स इक्विटी की नेचर क्या होती है? क्रेडिट होती है। तो मतलब क्रेडिट साइड में बैलेंस, ठीक है। पहले बैलेंस कितना है? 60,000 रुपए है। मजीद जो उसे प्रॉफिट मिला है वो भी क्रेडिट होगा इसके अंदर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो उसे मिला 10,000 वो भी ऐड होगा। टोटल मिला के 90,000 दूसरी साइड पे बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा 90,000। बस ये इसकी एंट्री करनी थी, ठीक है। लेजर बनाना था इसका। देखिए अभी तक लेजर चल रहा है, कितने चैप्टर्स में हमने लेजर बनाए हैं। अब ये पार्टनर बी की इन्फॉर्मेशन है कि उसके करंट अकाउंट में पहले 60,000 रुपया था, फिर उसे लॉस हो गया, पार्टनर को 10,000 रुपए लॉस हुआ, यानी मजीद उसके अकाउंट से अब पैसे जाएंगे, ठीक है। फिर उसने जो ड्राइंग किए थे पैसे 40,000 रुपए उसने अपने निकाल लिए बिजनेस में से, ये भी उसके अकाउंट में से करंट अकाउंट में से जाएंगे। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो उसने किया, ठीक है, ड्राइंग वाला इंटरेस्ट जो है ये भी उसके पास से माइनस होगा। कि जाहिर सी बात है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपके अपने अकाउंट से माइनस होता है और प्रॉफिट में जाके ऐड होता है, ठीक है। और कैपिटल वाला आपके करंट अकाउंट में ऐड होता है और प्रॉफिट में से माइनस होता है।
ठीक है? तो यहाँ पे ये सारे ही कुछ माइनस हो रहे हैं 60,000 में से, तो आप ये देख लीजिएगा कि ये सारा कुछ माइनस होगा, ठीक है? पहले देखिए बैलेंस 60,000 था, बाकी जो सारा कुछ माइनस हो रहा है तीनों चीज़ें, वो डेबिट साइड पे लिखी हुई हैं। तो अब एक साइड पे 60 है, तो इस साइड पे भी 60 करना है, तो कितना बैलेंसिंग फिगर लगेगा? 29,000। तो ये 29,000 हमारा बैलेंसिंग फिगर भी है और साथ में हमारा क्लोजिंग बैलेंस भी है कि अब उस बंदे के अकाउंट में 29,000 रुपए रह गए हैं, ठीक है? तो इस तरीके से आपके पास इसमें से क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट हमारे पास है मॉड्यूल नंबर 17। मॉड्यूल नंबर 17 में से कोई एक कंपनी की इन्फॉर्मेशन हमें दी गई है कि प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस, यानी कि जो काम किया गया है, जो भी वो काम करती थी, उससे हमने जो प्रॉफिट कमाया है वो 3,20,000 रुपए है। एडमिनिस्ट्रेशन का एक्सपेंस आया है 17,000 रुपए। चीज़ें हमने बेची हैं, उससे हमने जो उसपे हमारी जो कॉस्ट लगी थी, ठीक है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी कि जो चीज़ें हमने बना के बेची हैं, उसपे हमारी जो कॉस्ट थी, वो कितनी थी? 95,000 थी। इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन जो हमने लिया हो, तो उसपे जो हमने इंटरेस्ट पे किया है, वो 2,000 रुपए है। इनकम टैक्स का जो एक्सपेंस पे किया है, वो 5,000 रुपए है। गेन ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, हमने अपनी जो मेन हमारे फिक्स एसेट्स हैं, उनकी रिवैल्यूएशन करवाई है, तो उसपे हमें 15,000 रुपए मुनाफ़ा आया है। कैश इन हैंड हमारे पास 12,000 रुपए है। एडवर्टाइज़मेंट का हमारा एक्सपेंस 14,000 रुपए है। और फिर रिवैल्यूएशन एक बार हुई है हमारे सारे फिक्स एसेट्स की, तो हमें 10,000 का नुकसान हुआ है। अब हमने करना क्या है कि ये सारी इन्फॉर्मेशन को देखते हुए टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम निकालनी है अपनी, टोटल हमने कमाया कितना है, ठीक है? तो टोटल जो कमाया है वो हमने इसमें से करना है, तो सिंपली अपने सारे एक्सपेंसेस इसमें से माइनस होंगे, ठीक है? प्रॉफिट जो हमने कमाया है, ठीक है? पहले प्रॉफिट वो लिखा 3,20,000, उसमें इंटरेस्ट ऑन लोन पे किया माइनस हो जाएगा, इंटरेस्ट जो टैक्स जो पे किया है वो माइनस हो जाएगा, ठीक है? लॉस जो रीवैल्यूएशन पे हुआ है वो माइनस हो जाएगा और जो गेन हुआ है रीवैल्यूएशन पे वो ऐड हो जाएगा, तो बस हमारे पास टोटल इनकम निकल आएगी, ठीक है? बाकी चीज़ें मैंने आपको बताया कि जब आपने प्रॉफिट ऑपरेशन से निकाल लिया है, तो इसका मतलब है कि आपने एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस टाइप या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये सब कुछ उसमें से माइनस हो चुका होता है, तभी तो प्रॉफिट आ गया ना हमारे पास, ठीक है? तो इस वजह से ये बाकी सारी चीज़ें आपने अब नहीं निकालनी, बाकी ये एंड वाली, यानी कि जो, क्योंकि इंटरेस्ट है लोन का बाद में पे होता है, इनकम टैक्स आपका बाद में आता है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें या रिवैल्यूएशन जो है, ये सिर्फ़ आपकी जो है बाद में, बाकी एडवर्टाइज़मेंट के एक्सपेंस, एडमिनिस्ट्रेशन के एक्सपेंस, ये सारा कुछ पहले ही इसमें से माइनस हो चुके होते हैं प्रॉफिट में से, ये याद रखिएगा, ठीक है? तो सिर्फ़ ये वाले माइनस इसमें से अभी करने हैं। बाकी नेक्स्ट हमारे पास इसी तरीके से एक और है कि ग्रॉस प्रॉफिट हमारे पास आया है 3,20,000 रुपए, कैश इन हैंड है हमारे पास 14,000, क्लोजिंग स्टॉक जो पड़ा हुआ है वो 17,000 का है, सेलिंग और मार्केटिंग एक्सपेंस हमारा 10,000 है, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस 5,000 रुपए, फाइनेंशियल एक्सपेंस 20,000 रुपए, इनकम टैक्स एक्सपेंस 15,000 रुपए, एक्चुअल जो लॉस ऑन जो है वो डिफाइंड बेनिफिट प्लान, कोई प्लान था हमारा उसमें हमें लॉस हुआ है 30,000 रुपए का, गेन जो है हमें रिवैल्यूएशन करवाई है अपने फिक्स एसेट्स की, तो 12,000 रुपए उस पे हुए और कॉस्ट जो हमारी गुड्स सोल्ड की थी वो 95,000 रुपए। और अब हमने क्या है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकालना है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपने जब निकालना है, तो अब यहाँ पे आपको नॉर्मल प्रॉफिट नहीं दिया गया, ग्रॉस प्रॉफिट दिया गया। और ग्रॉस प्रॉफिट वो होता है कि जिसमें से आपने सिंपली सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड माइनस की हुई होती है। तो आप जब मतलब अपनी टोटल सेल में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस कर देते हो, तो आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट निकल आता है। इसका मतलब है कि बाकी कोई भी एक्सपेंस इसमें से माइनस नहीं हुआ, ठीक है? तो आपने बाकी सारे एक्सपेंस अब इसमें से माइनस करने हैं, ठीक है? इस वजह से अब ये सेलिंग एक्सपेंस, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, फाइनेंशियल एक्सपेंस सब कुछ इसमें से माइनस करेंगे, ठीक है? और हमारी कोई और प्रॉफिट तो हमें इस सारी सिचुएशन में आया नहीं है, तो पीछे जो बचेगा वो हमारे पास 2,70,000 रुपए अब हमारा जो है वो नेट प्रॉफिट होगा, ठीक है? ये याद रखिएगा कि ग्रॉस प्रॉफिट हमारे पास वो प्रॉफिट होता है कि जिसमें सिंपली हमने सिर्फ और सिर्फ अपनी जो है वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड उसमें से निकाली हुई होती है। बाकी सारे एक्सपेंस निकालने वाले होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट चैप्टर है मॉड्यूल नंबर 18, इसमें से 2 क्वेश्चन उन्होंने आपको दिया हुआ है थ्योरी बेस कि व्हाट आर द 3 कंपोनेंट एक्टिविटीज ऑफ कैश फ्लो। कैश फ्लो जो स्टेटमेंट बनाई जाती है उसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं कि 3 वही बात की एक एडमिनिस्ट्रेशन का होगा, एक फाइनेंशियल होगा, इस तरीके से 3 कंपोनेंट्स के वो नाम आपने याद रखने हैं। यहाँ पे वो बस आपने नाम लिखने हैं, ठीक है? नेक्स्ट हमारे पास ब्रीफली एक्सप्लेन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। कैश तो सिंपल सी बात है कि आपके पास जो कैश पड़ा हुआ होगा वो आपका कैश होता है। कैश इक्विवेलेंट यानी कि वो सारी चीजें जो आपकी कैश इक्विवेलेंट है, यानी कि उनको उनके बदले भी आपके पास कैश आना है, ठीक है? तो वो आपकी कैश इक्विवेलेंट होते हैं। इसकी भी डिटेल्स आपके पास आपके उसके अंदर हैंडआउट्स के अंदर मौजूद है। मेरा मेन मकसद आपको जो है वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन करवाना होता है, तो इस वजह से ये चीज आप वहां से भी देख सकते हैं। बाकी सिंपल सी बात है कि कैश तो एग्जैक्टली जो आपके पास कैश पड़ा हुआ है, बाकी कैश के इक्वल जितने आपके पास चीजें मतलब पड़े होंगे, ठीक है? जैसे शेयर्स वगैरह होते हैं आपके पास, तो क्या वो है, तो आपके पास मतलब शेयर्स हैं आपके पास, लेकिन क्या है कि एक किस्म के वो आपके कैश इक्विवेलेंट है, उनके बदले आपके पास आना तो पैसा ही है, ठीक है? तो वो चीज़ें आपने एग्ज़ाम्पल्स अपने बुक से देख लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है
कि हमने सिर्फ ये बताना है कि इनको देखते हुए कि इनकी वजह से हमारा कैश आ रहा है कि कैश जा रहा है। अब डिविडेंड रिसीव्ड यानी डिविडेंड का मतलब होता है अपना हिस्सा, अपना पैसा जो है वो रिसीव किए हैं हमने। तो ज़ाहिर-सी बात कैश क्या हुआ है, इनफ्लो हुआ है, आया है। डिविडेंड पेड टू शेयरहोल्डर्स, शेयरहोल्डर को उसका हिस्सा दिया है, तो मतलब कैश आउटफ्लो हुआ है। डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइज़ेशन ये कभी भी कैश की सूरत में नहीं होती। तो इस वजह से इसका कैश से कोई ताल्लुक नहीं होगा। नॉन कैश आइटम है ये। ठीक है? तो आप देखें डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइज़ेशन क्या होता है? डेप्रिसिएशन होती है फिक्स्ड एसेट की जिनको हम हाथ लगा सकते हैं। ठीक है? जैसे हमारा प्रॉपर्टी, प्लांट, मशीनरी वगैरह सब कुछ, इसकी जो डेप्रिसिएशन होती है उसको हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। लेकिन हमारे कुछ ऐसे एसेट्स होते हैं जैसा कि हमारा जो मतलब लोगो हो गया या जो जितने भी हमारे जिनको हम एसेट्स अपने कहते हैं ना इंटेंजिबल एसेट्स, ठीक है? तो उनकी जो डेप्रिसिएशन होती है उसको अमोर्टाइज़ेशन कहा जाता है। तो ये एक जो अगर आपके लिए नई है टर्म तो इसको याद रख लीजिएगा। इसका ज़िक्र कहीं आ सकता है आपके पेपर में। डेप्रिसिएशन की तरह ही इसमें भी रिएक्ट करना होता है, कोई नई चीज़ नहीं है। नेक्स्ट है कि वो चीज़ ये जो मैंने आपको बता दी उसका ही इन्होंने आंसर लिखा हुआ है कि एक कैश इनफ्लो था, एक आउटफ्लो और एक नॉट आइटम था। नेक्स्ट हमारे पास है कि ये एक कंपनी की इन्फॉर्मेशन हमें दी गई है कि टोटल एक्सपेंस जो है वो 3,20,000 रुपए है। अच्छा यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ दोबारा से रिमाइंड करवाती जाऊँ कि मैंने आपको डिटेल बता दी हुई है सारी कि अगर आप लोगों ने नेक्स्ट सेमेस्टर में बुक्स खरीदनी है तो आपको बहुत ही मुनासिब कीमत पे आपके डोर स्टेप पे विदिन वर्किंग 5 डेज़ आपको बुक्स मिल जाएँगी। तो आपने अगर उनको ऑर्डर करना हो तो मेरी वेबसाइट पे जाके आप उन्हें ऑर्डर कर सकते हैं और इंशाल्लाह आपको बुक्स जो है वो बहुत ही रिलायबल प्राइस के ऊपर और बहुत ही ट्रस्टवर्दी जो वेबसाइट है ये आपके पास इससे आपको मिल जाएँगी क्योंकि नॉर्मली जो ऑफिशियल वेबसाइट है हमारे पास विजू की उसमें स्टॉक नहीं मिलता है और स्टूडेंट बहुत परेशान होते हैं कि मैम अब हम बुक्स कहाँ से लें, ठीक है? तो उनके लिए ये बहुत ही बेस्ट अपॉर्च्युनिटी है कि वो यहाँ से बुक्स खरीद सकते हैं। खैर हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज़ अवेलेबल ऑफ द कंपनी टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस हमारा है 3,20,000 रुपए, अमोर्टाइजेशन जैसा मैंने अभी आपको बता दिया कि यानी कि डेप्रिसिएशन है हमारे इंटेंजिबल एसेट्स की, ठीक है? 10,000 रुपए की है हमने। कैश इन हैंड है हमारे पास 12,000 रुपए, कैश एट बैंक है हमारे पास 14,000 रुपए। ओपनिंग ड्यू जो था हमारे पास ऑपरेटिंग एक्सपेंस यानी पहले ही जो हमने पे करना था वो इस साल पे किया है 15,000 रुपए है। क्लोजिंग एडवांस ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो हमने एडवांस में पे कर दिया अपना वो 20,000 रुपए है। सन्ड्री क्रेडिटर्स जो हमारे पास 17,000 रुपए हैं, बैड डेट हमारे हुए हैं 5,000 रुपए, क्लोजिंग ड्यू ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो हमारे पास 25,000 रुपए और ओपनिंग एडवांस ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो है वो 35,000 रुपए है। अब इस सारी इन्फॉर्मेशन के ऊपर हमने कैलकुलेट द कैश पेड फॉर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के लिए हमने जो कैश पे कर दिया है, ठीक है? कैश हमारा जो चला गया है, उसको हमने यहाँ से देखना है सिर्फ, ठीक है? तो जब अब इसमें कौन-कौन सा गया है हमारा, ठीक है? टोटल हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितने थे? 3,20,000 ठीक है, टोटल एक्सपेंसेस ये थे। अब इसमें से जितने-जितने हमारे गए हैं उसको हम कम कर लेंगे, ठीक है? बैड डेट्स हैं तो माइनस हुए हैं, ठीक है? अमोर्टाइज़ेशन है तो वो माइनस हुई है, ठीक है? और ओपनिंग ड्यू ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ठीक है? साल शुरू हुआ है तो वो इसमें ऐड हुआ है, ठीक है? ऐड हुआ है वो इसमें। क्लोजिंग एडवांस है तो वो इसमें ज़ाहिर-सी बात है एडवांस में पेमेंट कर दी है ना, वो इसमें ऐड हो जाएगा और बाकी जो क्लोजिंग अब यहाँ पे ये चीज़ें आपको याद रखनी है कि ओपनिंग ड्यू और क्लोजिंग एडवांस क्यों ऐड होता है और क्लोजिंग ड्यू और ओपनिंग एडवांस क्यों माइनस होता है। ये आपका पुराना कांसेप्ट है, ठीक है? 2 ऐड होते हैं, 2 माइनस होते हैं। वो ऐड और माइनस करके आपका कैश जो पे कर चुके हैं आप अपना, वो आपका यहाँ पे निकल आएगा 2,80,000 रुपए क्योंकि हमने क्या निकालना था, जो पे कर दिया है आपने। अब यहाँ पे क्यों ऐड हुआ है ओपनिंग ड्यू, ठीक है? क्योंकि आपने इसे इसी साल के दौरान पे किया है, ठीक है? इस वजह से ऐड हुआ है। क्लोजिंग एडवांस है, इसी साल में आपने पे कर दिया है। अगले साल का था, इसी साल पे कर दिया इसलिए ऐड हुआ है। अब ये क्लोजिंग ड्यू है जो अगले साल ऐड होना है, इस वजह से माइनस हो गया है, ठीक है? ओपनिंग एडवांस है, ठीक है? कि साल के शुरू में ठीक है मतलब ओपनिंग एडवांस है कि साल का शुरू हुआ और एडवांस में आपका पे हुआ था पिछले साल ही तो इस वजह से ये माइनस हुआ ठीक है बाकी ये पुराने कंसेप्ट हैं आपके पिछले चैप्टर्स में गुजर चुके हैं इस वजह से मैं दोबारा दोबारा इनको नहीं देखती कि तो इस तरीके से आपका जो है वो कैश पेड जो इस दौरान यानी इस पूरे टाइम पीरियड के दौरान आपने अपना सारा एक्सपेंस पे किया है वो निकल आएगा 2,80,000 रुपए ठीक है तो नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल है फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल ऑफ अ कंपनी शेयर्स इशूड टू पब्लिक पब्लिक के लिए शेयर्स इशू की गई हैं 4 लाख रुपए के डिविडेंड्स पेड टू शेयर होल्डर ट्रीटेड एज फाइनेंशियल एक्टिविटी हमने मतलब अपने डिविडेंड को मतलब उसका हिस्सा दिया है ठीक है शेयर होल्डर को 80,000 रुपए इंक्रीज इन लॉन्ग टर्म डेट्स लॉन्ग टर्म हमने उधार उठाया है ठीक है 1 लाख रुपए ठीक है उसके बाद कैश पे टू रिडेम्पशन ऑन लोन सर्टिफिकेट्स हमने जो लोन सर्टिफिकेट्स होते हैं ना यानी कि हमने लोन जब किसी से लिया होता है तो उसके ऊपर हमें एक
वो कह सकते हैं कि आपकी गारंटी के तौर पर जो पैसे पे करने पड़ते हैं ना, ये वो रिडेम्पशन होती है, ठीक है? ₹50,000 वो है। कैश रिसीव्ड ऑन सेल फ्रॉम नॉन करंट एसेट्स, हमने फिक्स एसेट कोई बेचा है, उसके बदले हमने पैसे रिसीव किए हैं ₹2,50,000 कैश हमने पे किया है परचेज़ करने पे, हमने नॉन करंट एसेट परचेज़ किए हैं, छोटे-मोटे एसेट्स परचेज़ किए होंगे, स्टॉक वगैरह, ठीक है? उस पे हमें कैश पे किया है ₹7,50,000 और डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइज़ेशन पे हमारे जो पैसे लगे हैं वो ₹2,00,000 हैं। अब उन्होंने कहा है ऊपर वाली सारी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक आपने कैलकुलेट करना है कैश जो हमने रिसीव किया है, जो जनरेट किया है हमने अपनी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ से, उसको आपने जो है वो लिखना है, ठीक है? तो हमने जो इश्यू किए होते हैं शेयर होल्डर्स, ज़ाहिर-सी बात है सबसे पहले तो ये होते हैं, ठीक है? टोटल 4 लाख के शेयर्स हमने इश्यू किए, ठीक है? उसमें से जो हमने अपने शेयर होल्डर को दे दिए वो माइनस हो जाएँगे, ठीक है? जो हमारे पास डेट्स इंक्रीज़ हुए हैं, ठीक है? डेटर्स हमारे इंक्रीज़ हुए हैं लॉन्ग टर्म 1 लाख, ठीक है? उन्होंने हमारे शेयर खरीदे हैं ना, लेकिन अभी तक पैसे दिए नहीं हैं, तो इंक्रीज़ तो हुआ है ना, ठीक है? तो 1 लाख वो ऐड होगा और उसके बाद हमने जो कैश पे कर दिया है, वो इसमें से माइनस हो जाएगा, ठीक है? जो 2 गए हैं हमारे पास वो माइनस होंगे, 1 ऐड हुआ है वो ऐड हो जाएगा, तो पीछे हमारे पास हमने जो जनरेट किया है अपनी इस फाइनेंसिंग एक्टिविटी से वो ₹3,70,000 तो ये हमारे पास कंप्लीट आ जाएगा। तो ये था आपका जो फाइनल टर्म का पूरे सिलेबस का सैंपल पेपर जो मैंने आपको एक-एक क्वेश्चन करके सॉल्व करवा दिया है। अगेन मैं आपको बोलूँगी कि वो स्टूडेंट जिन्होंने लेक्चर्स तैयार नहीं किए हुए थे, जिनके कांसेप्ट क्लियर नहीं थे, उनके लिए ये वीडियो किसी काम की नहीं है। ठीक है? आपको देख के भी लग रहा होगा कि ये मैं मतलब नहीं हमें समझ आई। क्यों लग रहा होगा? क्योंकि आपने इसको तैयार नहीं किया हुआ। अगर आपने ये सारे कांसेप्ट तैयार किए हुए होंगे और यहाँ से आप सिर्फ देख रहे हैं कि आपका क्वेश्चन पेपर में किस तरह से आया और उसको कैसे सॉल्व करना है, तो फिर आपकी 100% तैयारी हो जाएगी। फर्दर भी अगर किसी को किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं आपको आंसर कर दूँगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कर लें ताकि फर्दर मैं ऐसी कोई वीडियोज़ अपलोड करूँ तो उसका नोटिफ़िकेशन आपको मिलता रहे। दुआओं में याद रखिएगा, फिर किसी वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।